अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों का मूड अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। कल का दिन हम तमाम तर पाकिस्तानियों पर बहुत ज़्यादा सख्त था, क्योंकि कल ना सिर्फ बिजली की टैरिफ में इजाफा किया गया, बल्कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि 30 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ाई गई, जिसके बाद ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक हफ्ते में 60 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ी है। और मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल जो है वो 2 रुपये 9 रुपये जो है फ़ी लीटर उसमें इजाफा हो गया। लेकिन अगर आप जाएं 209 रुपये, ठीक है, अब आप जाएं पेट्रोल पंप पे तो यही आपको जो पेट्रोल मिलेगा वो आपको फ़ी लीटर 210 का मिल रहा है। ये अलहदा सिचुएशन है। बहुत सारी जगहों पे तो जब कल रात निकले पेट्रोल डलवाने के लिए तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा था, पेट्रोल पंप्स बंद पड़े थे। आपको पता है उनकी अपनी इजारादारी है, और लोगों को समझ नहीं आ रहा था भाई हम करें तो क्या करें। मतलब बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, अगर आपको ये पहले बढ़ाना था तो आप पहले बढ़ा लेते, ताकि मुल्क की इकॉनमी इतनी सफ़र तो ना करती, डॉलर की जो कदर थी वो इतनी तो ना करती। तो खैर हम इस पे आज बात करेंगे कि जो एकदम से जो उन्होंने डिसीजन लिया, कितनी अवाम उससे खफा है, लोगों में कितना गमो गुस्सा पाया जा रहा है। विल टॉक अबाउट इट, लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज। रिलीफ देने के वादे और दावे करने वाली शहबाज हुकूमत का एक और पेट्रोल पंप, कौम पर सख्ता तारी। एक हफ्ते में कीमत 60 रुपए फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे हो गई। पेट्रोल के बाद बिजली की टैरिफ में इजाफा। बिजली की नई कीमत 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट तक पहुंच गई। इजाफे की वजह पैदावारी लागत करार दे दी गई। नेपरा का एलामिया जारी। मकामी और गैर मकामी करेंसी की सूरत हाल गैर मुस्तहकम होने के बाद आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक मनफी करार दे दिया। मकामी और बैन अवी अदायगी में मसाइल का सामना। और मई का महीना अवाम पर भारी। खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर, महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। गुज़िश्ता माह अशिया की कीमतें बढ़ने की शरह 13.8% हो गई। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। और शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई के एटम बम के हवाले से, जो कि कल हुकूमत की जानिब से फिर अवाम पर गिराया गया है। कल दो चीज़ों में कीमतों में इजाफा किया गया है। बिजली की कीमत में इजाफा किया गया टैरिफ में, और उसके बाद पेट्रोल की कीमत में जो एक हफ्ते में दूसरी दफ़ा इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल में अगर देखा जाए तो एक हफ्ते में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में, और 209 रुपये 86 पैसे में अब पेट्रोल आपको मिल रहा है। आप पेट्रोल पंप जाएंगे तो 210 में आपको मिलेगा। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें नहीं बढ़ती, हर चीज़ अशिया खोरनोश एक एक चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। और समहाउ फिर हमने ये भी देखा कि जब कभी हम इतने फॉर्चुनेट हुए हैं कि जब पेट्रोल की कीमत कम भी हुई है तो वो जो कीमतों में इजाफा हुआ था ना, वो इजाफा कभी वापस नहीं लिया जाता। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने कहा कि हम समझते थे कि महंगाई होगी, लेकिन ये इजाफा जो है ना जो हमने किया है ये नागुज़ीर है। कल उन्होंने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, ज़रा आपको पहले सुनवाते हैं। पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। डीजल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। लाइट डीजल ऑयल पे 8 रुपये, पेट्रोल पे 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपये अब भी नुकसान हो रहा है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने बर वक्त फैसला नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करने के बावजूद ये लोग रो रहे हैं, इनको टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए थी। क्या कहना था ये भी आपको सुनवा देते हैं।
60 रुपए तो बढ़ा दिया है और अभी भी ये रो रहे हैं। द वेरी फैक्ट इज के इन्होंने एक्शन नहीं लिया वक्त के ऊपर और इन्होंने वो चीजें नहीं की जो इनको करनी चाहिए थी, जिसके बीच में अभी ये कह रहे हैं कि मुझे कोई सस्ता अगर पेट्रोल दे दे तो मैं ले लूंगा। अरे भाई, तुम्हें घर छोड़ने आएगा पेट्रोल देने के लिए? कुआं प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? हमने तो खत लिख दिए थे रूस को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको बिल्कुल डिस्काउंटेड वो तेल भी दूंगा और वीट भी दूंगा। दूसरी चीज ये है कि इनको टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना चाहिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें ये कह रहे थे कि जी टारगेटेड क्यों नहीं की, सबके लिए क्यों कर दिया, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं बैठ के? क्योंकि ये बिल्कुल कंफ्यूज हैं, इधर उधर देख नहीं रहे। ये देख नहीं रहे कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमारी रिफाइनरी बढ़ा रही है उसके ऊपर हमारे वक्तों में 10 से 15 रुपए जो है, 10 से 15 रुपए जो कि लीटर जो मार्जिन था, अभी डीजल के ऊपर 80 रुपए का मार्जिन है, पेट्रोल पे 50 रुपए का मार्जिन ये कमा रहे हैं। ये क्यों नहीं चाहते उनके पास है उसको रिड्यूस कर? क्योंकि ये कंफ्यूज है। शौकत तरीन साहब क्या कह रहे थे तो आपने सुना, उन्होंने सही कहा कि टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए और ये मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठे लोग भी कह रहे हैं। और यही टारगेटेड सब्सिडी अगर पिछली हुकूमत के टाइम भी दे दी जाती तो आवाम के लिए बहुत अच्छा हो जाता। उसमें हमने देखा कि गरीब ने भी वो सब्सिडी हासिल की और वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में थे उन्होंने भी वो सब्सिडी हुकूमत की जानिब से अवेल की। खैर अभी जो एक तरीके से सब्सिडी वापस ली गई है और इतना बड़ा महंगाई का बम पेट्रोल और बिजली की कीमत की सूरत में अवाम पे गिराया गया है, अवाम बिलबिला उठे हैं। लोग क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। ये बेकारी है, बेकारी। हुकूमत नामंजूर। अगर 200 रुपए लीटर आवाम पेट्रोल खरीदेगी तो खाएगी क्या? वो लूट के ले जाएंगे जितना भी है, ये जो बचा है वो भी लूट के ले जाएंगे। इमरान खान सही कह रहा है, वो सही कह रहा है कि डाकू है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है इन्होंने माँ सिवा गरीबों के खून चूसने के अलावा कोई काम नहीं किया। हम लोग आ जाएं, ये पेट्रोल बढ़ा दें। इमरान खान इनको मजा नहीं दे रहा था क्योंकि उसने रूस से मुआहदा किया हुआ था, वहाँ से उसको सस्ता पेट्रोल मिलना था। पुराना पाकिस्तान है ना, हुक्मरान आगे पाकिस्तान चोर लुटेगा तो सही। महंगाई करी जा रहे हैं और तो कुछ भी नहीं कर रहे। स्पेशल हुकूमत आई है, कोई लाने वाले भी लाने वालों की मेहरबानी है और कुछ क्या कह सकते हैं। अब मजबूर हैं, आवाम मजबूर है। ਅਸੀਂ खोते हैं साढ़े तो खून पी रहे हैं। पेट्रोल, घी वगैरह, राशन, घर का सामान वगैरह सब कुछ महंगा कर दिया है। मजदूर आदमी तो पिस गया। इससे तो बेहतर तो हम तो ये कहते हैं खान साहब की हुकूमत ठीक थी, इन्होंने तो आगे 60 रुपए का बम गिरा दिया। हुकूमत अगर चलानी है इस तरह हुकूमत नहीं इनकी चलेगी नून लीग की। सूद पर कर्जे हमारा मुल्क इन्होंने गिरवी रख दिया है। खादिम आला जालिम आला बन गया है। ये पहली मरतबा 200 से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है पेट्रोल, पहली मरतबा। मुल्क को तबाह कर दिया इन लोगों को, गरीबों को तबाह कर दिया। ये रिक्शे वाले क्या कर रहे हैं, ये मोटरसाइकिल बेचारे ये क्या कर रहे हैं, जुल्म शुरू है। मुफ्ती इस्माइल और शोबा शरीफ, खुदा को देखो यार, ये आप लोग क्या कर रहे हो। लोग बहुत परेशान हैं और इस वक्त पेट्रोल पंप्स पे क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। हम कराची का रुख करेंगे, कोयटा का रुख करेंगे और लाहौर का रुख करेंगे। कराची में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अनवर खान, वो हमें वहाँ की सिचुएशन से आगाह करेंगे। कोयटा में हमारे साथ मौजूद होंगी अतिया अकरम और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अलमास खान। तो सबसे पहले हम ज़रा कराची की सिचुएशन के हवाले से जान लेते हैं। अनवर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, ये तो कल रात से ही जब अनाउंस किया गया था कि पेट्रोल की कीमत दोबारा से फ़ी लीटर 30 रुपये बढ़ाई जा रही है, तो पहले तो देखा कि पेट्रोल पंप्स पे रश बढ़ गया और फिर पेट्रोल पंप्स बंद भी हो गए। लोग ये कह रहे थे कि भाई इससे पहले कि इजाफा हो जाए मजीद हम पेट्रोल डलवा लेते हैं, लेकिन लोगों को पेट्रोल मिला नहीं। अभी सुबह सुबह क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी देखें, आज अलग सुबह जो है वो मामूल के मुताबिक अगर कराची की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा तो पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खोल दिए गए थे और पेट्रोल पंप मालकान ने पंप से इसलिए बंद कर दिए थे ताकि वो इजाफी मुनाफे को हासिल कर सकें। रात 12 बजे भी स्टॉक मौजूद था, स्टॉक अब भी मौजूद है। तमाम इस वक्त जो सूरत हाल है शहर के जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर हमने देखा है कि मामूल से कम रश है। और आज मुझे शाहरा फैसल पर आते हुए पूरी शाहरा फैसल के ऊपर मोटरसाइकिल सवारों का रश जो है वो इंतहाई कम मिला, क्योंकि इस वक्त बुलंद तरीन सतह है और लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। एक ऐसा बम गिराया गया है कि लोगों के ऊपर के लोग अब इस हवाले से साकित हो चुके हैं, खामोश हो चुके हैं और अब लोग इस हालत के अंदर भी नहीं है कि वो मोटरसाइकिल को लेकर चल सकें। लोगों से एक लोगों से गुफ्तगू करूँ, कितना मुश्किल रहा आपको मोटरसाइकिल पे चलना, सफ़र करना? सर अभी बस इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया है, बहुत मुश्किल है। यकीनन एक मज़दूर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। अभी कीमतों पे कीमतें बढ़ रही है। अल्लाह इनको ये तौफीक दे देते, जिस मुल्क आपको सस्ता तेल दे रहे हैं वहाँ से कम या ईरान दे रहा है या रूस दे रहा है, वहाँ से लेकर लोगों को सहूलियात मुहैया करना चाहिए था इन लोगों को। तो
ये चीज़ है सर कि हमें हुकूमत किसी की भी आए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। मुल्क में महंगाई का खात्मा हो, लोगों को आसाइशें दी जाए और इस महंगाई जैसे लानत को ख़त्म करना चाहिए। ये सूरत हाल है। आप भी मुझे बताइए कितनी परेशानी हो रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। अब 210 रुपये में तक पहुंच गया 4 पैसे। तो अभी ये बताएं कि कहाँ पेट्रोल की कीमत 80 रुपये थी लीटर, उसके बाद अचानक बढ़ते बढ़ते 150 तक आ गई। मानते हैं महंगाई है, आप डॉलर को इतनी तरजीह दी जा रही है, डॉलर महंगा किया जा रहा है, ठीक है, और अपने मुल्क में एक चीज़ जब मैसर है तो फिर दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में देके उनसे पेट्रोल लिया जा रहा है। किस तरह बेयर कर रहे हैं? मोटरसाइकिलें कम नजर आई हैं मुझे। इसलिए मोटरसाइकिलें कम नज़र आई हैं क्योंकि जब पेट्रोल इतना बढ़ता रहेगा तो जाहिर बात है मोटरसाइकिलें कम चलेंगी और वो लोग जो दिहाड़ी पेट्रोल की जो सूरत हाल है वो इस वक्त मोटरसाइकिल सवार अब इसको बेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ना सिर्फ पेट्रोल मसनूआती कीमतों के बाद कराची शहर के अंदर अशिया खुर्दनोश समेत तमाम की तमाम चीज़ों के अंदर बुलंद तरीन सतह के ऊपर इजाफा हो चुका है। जबकि साबिक़ा हुकूमत रूस से ख़त अरसाल कर चुकी थी। इसके ऊपर लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया कि जब एक वफाकी हुकूमत साबिक़ा हुकूमत तमाम तरह चीज़ें एक सहूलत दे रही थी तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। तो इस वक्त कराची शहर के अंदर शहरियों को बदतरीन माली मुश्किलात का सामना है। बहुत, और देख भी रही हूँ मैंने सुबह भी जब ऑफिस भी आ रही थी तो जो ट्रैफिक थी वो मामूल से बहुत ज़्यादा कम थी। बाइक तो इक्का दुक्का नज़र आ रही थी और आपके पीछे जो आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं वहाँ पे जो बाइक सवार भी मौजूद हैं उनके चेहरे इतरे हुए हैं। ज़रा लाहौर में जानने दो क्योंकि मैं अलमास के पीछे देख रही हूँ कि मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा जिस पेट्रोल पंप पे वो खड़े हुए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ और ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ठान लिया कि बस ठीक है अब निकलेंगे तो पैदल निकलेंगे या साइकिल ख़रीद लेंगे क्योंकि पेट्रोल तो हमारी रेंज से बाहर हो गया। क्या सिचुएशन है अलमास लाहौर में? मदिया, मुझे तो वो मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आ गया है कि आज इतना भी मयसर नहीं पेट्रोल टैंक भरवाने के लिए जितना फूंक दिया करते थे इंजन को गरमाने के लिए। यकीनन ये मिर्ज़ा गालिब ने नहीं कहा हुआ, लेकिन अगर आज ज़िंदा होते तो वो ऐसा ही शेर कहते पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए। मतलब 30 रुपये पे दर पे 2 मरतबा इन्होंने 60 रुपये एक हफ़्ते में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। अब क्या करेगा मोटरसाइकिल वाला बंदा? आपको पता है कि पाकिस्तान में 70 सीसी मोटरसाइकिल क्यों इतनी ज़्यादा फ़रोख्त होती है? क्योंकि वो फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल थी, सबसे सस्ती मोटरसाइकिल, और वो उसमें 50 रुपये का पेट्रोल भरवा कर सारा दिन वो गुजारा करके तो रात को फिर वो घर चले जाया करते थे। अब वो 50 रुपये का इतना सा पेट्रोल भरवा के वो बेचारा शायद पेट्रोल पंप तक भी ना पहुँचे। वो 210 रुपये फ़ी लीटर जब पेट्रोल होगा तो अब क्या, मेरे मुंह से तो वो अल्फाज ही नहीं निकल रहे। अलमास कोई आपके पीछे मैं किसी को देख ही नहीं रही, आपके पीछे कोई बाइक सवार भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली पंप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई आया ही नहीं। बिल्कुल, अभी तो लोग वो रात जब मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 210 रुपये फ़ी लीटर हो गया, तो अभी तो लोग शौक से ही नहीं निकले। जब शौक से निकलेंगे वो उन्हें होश आएगी तो वो पेट्रोल भरवाने आएंगे ना। बिल्कुल, यहाँ पे तो ये PSO का पंप है, ये जेल रोड पर आपने देखा होगा, ये सर्विसेज के साथ जी बिल्कुल मसरूफ तरीन फ्यूल पंप है। लेकिन बिल्कुल कॉलेजेस यहाँ पे मौजूद है, अस्पताल यहाँ पे मौजूद है, दफातर यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो इतनी कोई एक तो मारूफ शारा भी है और सबसे बिजी शारा भी। अगर वहाँ का ये हाल है तो फिर तो मैं देख सकती हूँ कि इसमें अलमास पूरे लाहौर की पेट्रोल पंप्स की सिचुएशन क्या होगी। ज़रा कोयटा की जानिब भी रुख कर लेते हैं। आपने कराची में देखा लोग कितनी मुश्किलात से दूचार हैं, लाहौर में तो लोग पेट्रोल पंप के पास भी नहीं फटक रहे। कोयटा में क्या सूरत हाल है, अतिया में बताएंगी। अतिया, आपने भी सुन लिया कि कराची की क्या सिचुएशन है, लाहौर की क्या सिचुएशन है, कोयटा के रहने वाले कितना परेशान है ये पेट्रोल की कीमत एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ जाने के बाद? जी बिल्कुल मदीहा, जैसे पूरे मुल्क के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत का बम दूसरी दफ़ा गिराया गया है, इसी तरह कोयटा में जो बैरून अजला से रोज़ाना दिहाड़ी पे मज़दूर आते हैं वो आते हैं बसों और वैगनों में, और जैसे ही जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है उसके साथ ही किराए भी बढ़ जाते हैं। और दिहाड़ीदार मज़दूर जो है, जब उनसे हमारी बात हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि हम सुबह यहाँ पहुँचे लेकिन अब घर नहीं जा पाएंगे। उसकी वजह ये है कि कारोबार बिल्कुल मुतासर है, कारोबार नहीं है, अगर दिहाड़ी ना लगी तो हम किराया भी नहीं दे सकेंगे। दूसरी जानिब अगर पेट्रोल पंप पे
हमने सुबह देखा जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन बेचारों ने अपनी पॉकेट मनी से अपनी बाइक्स में पेट्रोल डलवाना होता है और उन्होंने फिर अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और अपने स्कूलों तक जाना होता है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए परेशानी की, तो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे जो वैन्स के ज़रिए स्कूल जाते हैं, एकदम से वैन के किराए में हफ्ते में दोबारा 2 दफ़ा इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट्स का मसला जो है वो ट्रांसपोर्टर ने किराए बढ़ा दिए, लोगों को बहुत ज़्यादा दरपेश है। और अगर फिर बात की जाए महंगाई की, तो जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो अब तो आसमान से भी ऊपर चली गई हैं। आप देख सकती हैं, आज मैंने जब कोयटा शहर में जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी मदीहा, यहाँ पर इतना कम ट्रैफिक था, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ट्रांसपोर्ट में रिक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने आज जब सुबह यहाँ पेट्रोल पंप पे देखा तो रिक्शा ड्राइवर मुझे बहुत परेशान नज़र आए और उनका कहना ये था कि इतनी ज़्यादा जो है वो जो रिक्शे में सवार होने वाले होते हैं, सवारी होती है, वो इतने पैसे नहीं देती, क्योंकि हर किसी के लिए महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। घरों में बहुत ज़्यादा मसाइल इसकी वजह से बढ़ गए हैं। यहाँ पर जब हमने रिक्शा ड्राइवर से बात की तो उनका कहना था कि अब वो ये करेंगे, या तो रिक्शे खड़े कर देंगे और भूखों मरेंगे, या फिर ये है कि रिक्शों को जो है वो धक्के लगा कर लेकर जाएंगे। कुछ रिक्शा ड्राइवर जो है वो बेचारे तो सुबह सुबह, क्योंकि कोई सवारी नहीं थी, इस टाइम पेट्रोल जो है फ्यूलिंग के लिए वो आते हैं, उसके बाद वो सवारियाँ उठाते हैं, तो वो बगैर फ्यूलिंग करवाए हुए चले गए। बहुत ज़्यादा परेशानी है। 2 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत में हफ्ते के अंदर इजाफा होना ना आवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मदीहा घरों में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़वातीन खाना से जब हमारी बात हुई तो वो इतनी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि बैरून अज़ला से आने वाली सब्जियां भी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आती हैं, वो जैसे ही किराया बढ़ता है तो सब्जी की कीमत बढ़ जाती है, दाल जो है उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। अभी आप सब्जियों के वाले से बात करी थी, आगे तो सिचुएशन और ज़रा वर्स्ट है। कोयटा में हमारे साथ मौजूद थी अतिया अकरम, लाहौर से हमारे नुमाइंदे अलमास खान हमारे साथ मौजूद थे, और अनवर खान कराची की सिचुएशन से मैं आगाह कर रहे थे। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ना बहुत अच्छा नहीं है। लोग मजबूर हैं अपनी इन बाइक्स में, अपनी इन गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए। लोग परेशान हैं, लोग ऐसा लग रहा है कि आज सख्ते में हैं, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले और बिल्कुल समझ से बाहर है कि लोग अब आने वाले दिनों में गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पेट्रोल के लिए पैसे साइड पे करके नहीं रखने, अब उन्होंने हर चीज़ के लिए जो अशिया खुर्दोनोश, जो उनके घर में ग्रॉसरी आती है उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी। अब जो डेयरी प्रोडक्ट्स घर में आते हैं, जो दूध आता है, चलिए दूध का बॉयकॉट कैसे करें, घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चों ने दूध पीना है, कैसे बच्चों को आप कहेंगे कि जी हम आपको दूध नहीं दे सकते, उसका बॉयकॉट आप कैसे करेंगे। उसके बाद आप सोचें जो घर में गोश्त है, जो गोश्त आएगा, खैर गोश्त तो लग्जरी का तस्वुर होता है जी, अब आप गोश्त तो आ ही नहीं सकता जी, गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। हमने देखा है कि अशिया खुर्दोनोश में डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ जाती है, गोश्त बढ़ता है, अंडे इस कदर महंगे हो गए हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रही कि भाई क्या करें। दालें महंगी हो गई हैं, अनाज महंगा हो गया है, मतलब लोग भूखे तो नहीं लोग रह सकते ना। चले ठीक है, आप कहते हैं कि जी अब सालन में आप गोश्त निकाल दें, आप अनाज निकाल दें, आप रोटी पे आ जाएं। जब गंदम भी इतनी महंगी हो चुकी है तो लोग क्या करेंगे। अब ये बिल्कुल समझ से बालातर बात हो चुकी है कि किस तरीके से आगे हुकूमत ने प्लान किया हुआ है और लोगों को बिल्कुल मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी नहीं किया गया। और अब क्योंकि सती ने मुझे ज्वाइन किया तो मैं ज़रा सती आपसे भी ज़रा पूछूंगी, कल जब आपसे भी रात में हमारी ग्रुप में भी बात हो रही थी और एकदम जब पेट्रोल का बम हम पे एक और गिराया गया जिसमें पता चला कि जी कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया। इट वाज सच अ शॉक फॉर एवरीवन, क्योंकि हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे और हमने ये तो कहा था कि 1 तारीख से 2 दिन पहले चलो जी आपने पेट्रोल बढ़ाया है, और उसके बाद हो सकता है 15 को समझ नहीं आती, मतलब मुझे ये टाइमिंग समझ नहीं आती कि वैसे तो होता था ना 15 को फिर 30 को आप जहनी तौर पर तैयार रहते थे, लोग भी तैयार रहते थे, लेकिन एक आध दिन पहले पेट्रोल डलवाने से क्या हो जाता है, जो एक फक्की आपको पड़नी होती है, जो आपको लगना होता है झटका, वो तो एनी हाउ लगता है, लेकिन एक साथ इतनी चीज़ों का आप कर रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि इस हुकूमत में गट्स नहीं होंगे कि वो इतने सख्त डिसीजन ले पाएगी बिकॉज इत्तेहादियों के साथ मिलके कर रहे हैं। ये काम शुरू में करना चाहिए था, क्योंकि एक जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो मामला है ये पहले नहीं होना था, ये शौकत तरीन साहब का तीर था उड़ता हुआ, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने काबू में कर लिया। ये उस हुकूमत को ये करना था जो मौजूदा हुकूमत कर रही है और इतना डिले के साथ कर रही है, जिसकी वजह से जो इतना क्रंच रहा है। लेकिन आवाम को इसके लिए
एक ये झटका बर्दाश्त करना पड़ा है। अच्छा, ये एक चीज ये है कि ना सिर्फ ये कि बल्कि बिजली की कीमतें, टाइमली डिसीजन तो लिया जाता है। उस टाइमली डिसीजन की वजह से जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, उनको भी नहीं पता था कि इतना मुश्किल डिसीजन हम लें या फिर हुकूमत को खैराबाद कह दें। अगर ये पहले ही सोच लेते कि अगर ठीक है हम आए ही हैं तो हमने हुकूमत में रहना है, हमने मुश्किल डिसीजन करने हैं, तो अभी लेके हम जरा साइड पे करते हैं। एक और डिसीजन की बात करूं, रुपए की कदर इतनी ना गिरती। एक और चीज ये जो बिजली के साथ हुआ है, जी बिल्कुल, आप ये देखें कि नई कीमत जो है वो 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट तक अब बढ़ा दी जाएगी। और जिस तरह से आप बात कर रही थी ना कि सब्जियां महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज जो है वो लिंक्ड है पेट्रोल की प्राइसेस के साथ। पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी। और फिर ये है कि जब आप बात करते हैं, किसने कहा था, हमारा सवाल सीधा सा ये है कि आप पूरा टाइम पूरा करने देते। आज वो दावे कर रहे हैं कि जी हम रूस से पेट्रोल ले लेते हैं, हम रूस से सस्ता तेल ले लेते हैं, हालांकि वहां से खत का जवाब तक नहीं आया, लेकिन वो दावे कर रहे हैं। लेकिन आपकी इस हुकूमत में जाने की वजह से उनको ये बयान देने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आपकी नाअहली है। इस मौजूदा हुकूमत को जो इकदाम लेने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं लिए, डिलेड उन्होंने इकदाम लिए। और सबसे बढ़ के मदिया, जब आपके इल्म में है कि यही जब ऑपोजिशन में होते थे तो किस तरह से क्रिटिसाइज किया करते थे इमरान खान साहब को। पेट्रोल का बम गिरा दिया गया आवाम पे, और अब एक हफ्ते में 2 बार ना सिर्फ पेट्रोल का बम, आपने बिजली का बम भी गिराया है लोगों पे। ऑलरेडी जो इस बार बिजली के बिल आए हैं वो सती आपने देखा वो कितने बड़े हुए बिल आए हैं। समझ में नहीं आ रही कि बिजली इतनी महंगी होगी। और जो 1 जुलाई से जो नई कीमतों का तलाक होने जा रहा है, तो आप खुद सोच लें कि उसके बाद कितना ज्यादा मतलब लोग परेशान हो जाएंगे, हम करें तो क्या करें। एक और चीज मैंने नोटिस की कि भाई आप लोगों से कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए। ये जो बाइकर्स हैं या ये जो 800 सीसी से नीचे गाड़ियों वाले हैं उनको थोड़ा सा सब्सिडी दे दें। मेरा अपना एक्सपीरियंस, कल मैंने देखा कि हाई ऑक्टेन की कीमत जो है वो कम है और पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई है। तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, जो लेविश लाइफस्टाइल वाले हैं, माशाल्लाह से वो भरवा रहे हैं फुल टाइम टैंक अपना। सती हम तो वो कह रहे हैं कि भाई सही है, सुकून है यार। इवन की मौजूदा हुकूमत के अंदर से भी बात की जा रही थी कि टारगेट सब्सिडी दें। शौकत तरीन साहब भी अभी बात करें कि टारगेट सब्सिडी दें, जबकि उनकी हुकूमत में भी टारगेट सब्सिडी नहीं दी गई। देखिए हम तो सजेशन नहीं दे सकते हैं, बट ये कैसे किए जा सकते हैं ये तो आप ही बताएंगे। हाँ, एक बार फिर से ये कहेंगे कि ये काम शौकत तरीन साहब अगर हुकूमत में होते तो उन्होंने करना था, लेकिन आपने खुद से ये अपने ऊपर लिया और वो भी डिलेड डिसीजंस, और टाइमली आपकी कोई पॉलिसी दिखाई नहीं दी। लेकिन बहरहाल लेट्स सी कि इससे जो सर्कुलर डेट है उसके क्या फ़वायद होते हैं, क्या हुकूमत को, बैंक्स को क्या फ़ायदा होता है। आवाम को तो रगड़ा लग रहा है और हर बार आवाम को ही रगड़ा लगता है। ये नहीं होता कि हुकूमत आके अपनी शाहाना प्रोटोकॉल्स को कम कर दे, अपने पेट्रोल लेना कम कर दे। ये जो साथ साथ गाड़ियों के टोले जा रहे होते हैं इनको रुकवा दे। तो एग्जैक्टली कम करें, क्योंकि प्रोटोकॉल में एक गाड़ी नहीं 20-20 गाड़ियां साथ में चल रही होती हैं। तो खुदारा यहाँ पे इनको भी सोचना चाहिए, बल्कि यहाँ पे एक्शन भी लेना चाहिए। अच्छा, लोग कल जो उनके लिए बहुत बुरा दिन गुजरा, एक तो पेट्रोल की कीमत है और इससे पहले जब बिजली की कीमत बढ़ाएगी, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था आपके साथ शेयर करते हैं बिजली की कीमतों पर। बिजली का ये हमारे ऊपर बम गिराया गया है ना, 7 रुपए जो बढ़े हैं 91 पैसे, इससे हमारी मौत ही होनी है। ठीक है, हुकूमत को गिराया गया, रिलीफ देना था आवाम को, सीधा सीधा गरीब की जेब पे टाका डाला जा। गरीब आदमी के लिए 24 रुपए का यूनिट है, वो क्या खाएगा। मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा इन्होंने फार्मूला गरीब को मारने का बनाया। बिजली जो महंगा किया तो ये गरीबों के साथ इंतहाई जुल्म है, पूरा इंसानियत के ऊपर ये हमला है। ये तो एक किस्म का जो दहशतगर्दी है। बिजली है ही नहीं है, 24 घंटों में तकरीबन 3 घंटे बिजली आती है। 20,000 सैलरी है, हम घर को चलाएं, बिजली दें, पहले बहुत तंग है। 7 रुपए बढ़ाकर आप बिलीव करें ये हम पर न जुल्म है। जुल्म भी छोटा लफ्ज है। जिस तरह के लोगों को बिठा दिया गया उसी तरह के फैसले होंगे। एक और शोबाज शरीफ साहब ने गिफ्ट दे दिया है, कपड़ों के अलावा भी कोई बनैन शनान भी पहनी है, वो भी बेच के वो बिजली का भी हमें कुछ पूरा कर दे। अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा गरीब लोगों पर बम गिराया, बिजली पहले ही नहीं आ रही और ऊपर से रेट बढ़ा दी। सोच रहे थे नई हुकूमत आएगी, कुछ आसानियां होंगी, मुश्किलात पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। बिलाशुबा अवाम रुल गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और हर दफ़ा नज़ला जो भी हुकूमत हो उसका नज़ला गिरता है अवाम पे, और अवाम ने ही बर्दाश्त करना होता है। ना लोगों के शाहाना प्रोटोकॉल्स ख़त्म होते हैं, ना उनके ऊपर ऑस्टेरिटी का कुछ असर होता है। जो बयानात दिए जाते हैं उन पर असर नहीं होता। कभी कहा जाता है कि जी हेलीकॉप्टर सस्ता है, कभी यहाँ पर आके कहा जाता है कि कपड़े बेच देंगे, न जाने क्या हो रहा है। हर किस्म की स्टेटमेंट दी जाती है, लेकिन बताएं आवाम के लिए कोई अच्छा लाएमल तो बना लें। जो लोग आपको टैक्स देते हैं उनको आपने क्या सहूलत दी है। कहीं अगर बाहर के ममालिक की तरफ रुख करें तो आपसे अगर वो ठीक ठाक टैक्स लेते तो बच्चों की तालीम मुफ्त होती है। यहाँ पे लोगों की सेविंग सारी बच्चों की तालीम के, बच्चों की स्कूल फीस में चली जाती है। रोटी पे निकल जाएगी सारी सेविंग। सेविंग सारी पेट्रोल पे निकल जाएगी, लोगों के पास सेविंग्स रहेगी नहीं। और दूसरी बात है
अपने हमसाया मुल्क में देख लें, वहाँ पे बड़ी गुर्बत है, लेकिन वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, सिस्टम है उनका, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का मास ट्रांजिट सिस्टम है जो यहाँ पे होना चाहिए था। उसके अलावा उन्होंने जब वो रोज़ गाड़ियाँ निकालते हैं तो एक दिन ऑड नंबर की, जो ऑड नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ होती हैं वो निकलती हैं, एक दिन इवन नंबर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो निकलती हैं, फिर लोग कार पूलिंग करते हैं, एग्जैक्टली कार पूलिंग करते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ एटलीस्ट आप भी कोई हिकमत अमली बना लें, लोगों को आप नहीं रिलीफ दे पा रहे, तो ऐसी कोई चीज़ तो लाओ करें। आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर आप ये देख लें कि वो सस्ती से सस्ती 200 सीसी, 300 सीसी, 400 सीसी, 600 सीसी गाड़ियां निकाल रहे हैं ऐसी जो कि अफोर्डेबल हो। यहाँ पर आप गाड़ियां देख लें, कोई ढंग की गाड़ी 50, 60, 70 लाख से कम की आपको मिल जाए। आप 2018 में जो गाड़ी आपको 32 लाख की मिल रही थी, आज वही गाड़ी आपको 60 लाख की मिलती है, जिसमें अगर आप टैक्स डाल दें तो आपको 62-63 लाख की मिल जाती है। तो ये नहीं समझ आ रही कि करें तो क्या करें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, एक के बाद हम देख रहे हैं कि एक खबर ऐसी आ रही है जो कि मईशत के मैदान से अच्छी नहीं है, और वो मईशत मुल्की मईशत है, लेकिन वो जुड़ी है हमारी दाखिली, हमारे घरों की अपनी मईशत से भी। तो अभी ये है कि बुरी खबर एक सामने ये आई है कि आलमी रेटिंग एजेंसी, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, उसने पाकिस्तान का जो आउटलुक है वो मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। बिल्कुल जी, और जब ये आउटलुक किसी मुल्क का मुस्तहकम से मनफी की तरफ चला जाता है तो फिर देखें वहाँ पे उनको फिर बहुत सारे बैरूनी खदशात भी उनके लिए इकट्ठे हो जाते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए उस मुल्क का इंतखाब नहीं करते जिसकी जो आउटलुक है वो नेगेटिव की तरफ जा रही हो। यानी कि बताती है कि मुल्क में इस वक्त इकॉनमी की क्या सिचुएशन है, जो वहाँ पे फिस्कल कंडीशन है वो कितनी सख्त हो रही है। तो आप यहाँ से देख लें कि सिचुएशन क्या है। और मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान को मुकामी और बैनुल-अक़वामी अदायगी में मसाइल का भी सामना है, और मसाइल महंगाई की वजह से बैरूनी खतरात में इजाफा हुआ है, और करंट अकाउंट खसारा, करेंसी का गिरना और ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव इसकी बुनियादी वजूहात। और हम पिछले दिनों देख भी रहे थे कि किस तरीके से डॉलर की जो कदर मंजिलत थी उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था। डबल सेंचुरी कर दी भाई, डबल सेंचुरी। और उसके बाद जो रुपए की कदर है वो किस कदर तेज़ी से गिर रही थी वो, और उसके सामने अब जो अनसर्टनिटी का जो लेवल था, वो जो हम पहले कह रहे थे जी हुकूमत जल्दी जल्दी फैसले ले ताकि जो अनसर्टनिटी वो ख़त्म हो, अनसर्टनिटी तो ख़त्म हो गई लेकिन महंगाई एकदम से बहुत इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तज्जियाकार मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये एक के बाद एक मौशी मैदान से जो है वो अजीब व गरीब सी खबरें आ रही हैं जिससे हमारे भी दिल दहल रहे हैं। कुछ तो डायरेक्टली लिंक्ड है आवाम से, कुछ ऐसी है कि हुकूमत की कारकर्दगी से लिंक्ड है। ये जो रेटिंग मनफी आई है, ये जो आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया गया है, सबसे पहले तो हमें ये ज़रा एलेबरेट कर दीजिएगा कि ये क्यों हुआ और इसके नुकसानात क्या आने वाले दिनों में हो सकते हैं। शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। ये गाना था ना आपके जी, तो वही से मुताल्लिक था, ये मईशत से मुताल्लिक जो है मंफी हमारी रेटिंग हो गई थी जब मिफ्ता इस्माइल साहब से। जी। फिर जो है आउटलुक इसे कहते हैं। जी। फिर हमारी पीटीआई की हुकूमत आई तो लगभग 1 साल के अंदर उस मंफी से वो स्टेबल हुआ, और फिर वो 2.5 साल से पीछे स्टेबल रहा। कोविड के दौर पे लोग कह रहे थे कि शायद हमारी रेटिंग डाउनग्रेड होगी, लेकिन हमने इतना एक्सेप्शनल किया कि वो मेंटेन हुई। और फिर हमारी हुकूमत के जाते ही 60 दिन में क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ कि दूसरी किस्त जो है वापस मंफी हो गई, जो जून 2018 में था। तो लोग ये कहते हैं, हमें ये कहते रहते हैं कि ऐसा कितना कोई 60 दिन में तो बुरा नहीं कर सकता, कुछ तो पीछे ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से हुआ होगा। तो हमने 2.5 साल इसको देखे आप स्टेबल रखा था, लेकिन ये 60 दिनों बाद क्या हो गया नेगेटिव। अभी मैं सुन रहा था मदिया कह रही थी कि अनसर्टेनिटी तो खत्म हो गई, अभी तो अनसर्टेनिटी इन अ वे मुजम्मिल के ये अनसर्टेनिटी की हुकूमत को ये समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने रहना है या उन्होंने टफ डिसीजन लेने या उन्होंने बाय बाय करना है। तो मैं उनके हवाले से बात करी थी कि दे वर नॉट श्योर, बट व्हेन दे डिसाइडेड कि दे आर गोइंग टू स्टे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सख्त फैसले ले लें जो आपकी हुकूमत में नहीं लिए गए। तो मैं उस हवाले से अनसर्टेनिटी के हवाले से बात करी थी। देखिए मदिया, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अभी काफी दिनों से एक बहस छिड़ी हुई है कि रशिया से तेल ले लेते तो शायद सस्ता हो जाता। 1 मिनट के लिए रशिया भूल जाए कि रशिया है ही नहीं दुनिया में, ना पाकिस्तान का रशिया से कोई ताल्लुक। आपको पता है पाकिस्तान में रिफाइनरीज हैं जो तेल बनाती हैं। ये रिफाइनरीज जब 2 महीने पहले इनको डीजल पे 10 रुपए लीटर का प्रॉफिट मिलता था, ठीक है, वो बढ़ के हो गया है 55 रुपए लीटर। तो हाँ, तो ये रिफाइनरी पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तान में ही तेल पैदा। पाकिस्तान के 55%
जो डीजल है वो पाकिस्तान में पैदा होता है, मतलब वो रिफाइन होता है। तो आप जाते हैं उनके पास, आप कहते हैं भाई तेरा तो 10 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट है, मैं इसको डबल कर दूँ तो 20 बाकी 30 रुपए में आवाम को पास ऑन करूंगा, ये तुमसे टैक्स करूँ। आपने क्या किया, उनको जो है खामोशी से नोट दे दिए सारे और आपने पकड़ के 30 रुपए लीटर बढ़ा दिया। तो नहीं, अगर लेकिन वो उनको क्यों दिए? रिफाइनरी आपको आपकी बसीरत क्या कहती है कि उनको क्यों इतना मुनाफा 55 रुपए क्यों दिया गया? क्या उससे इनको हासिल पता ही नहीं है, इनको अभी तक ये पता ही नहीं है कि वो इतना मुनाफा कमा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट का रेट देख रहे हैं, हाँ। वो इंटरनेशनल मार्केट का रेट देके जो है टोटल लगाया कि कितने का पड़ रहा है यहाँ के, उस हिसाब से जो है ये बस पैसे बांट लेते। अच्छा मुजम्मिल भाई, एक चीज जरा बताइएगा हमें, एक जरा आसानी के लिए, क्योंकि मईशत पे आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं। ये जो अभी डिसीजन लिए गए हैं, कतई नजर इसके कि आवाम बिलबिला उठे, चीख रहे हैं, हम खुद परेशान है कि यार ये क्या कर दिया, लेकिन ये जो पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ाए हैं, ये जो IMF के साथ ज़ाहिर है कि कुछ मुताबिकत करने के लिए, और कहा यह जा रहा है कि ये ड्यू था करना, इससे कुछ स्टेबिलिटी आएगी मुआशी मैदान में आपकी नज़र में? देखिए IMF ने ना 5-6 चीजें बोली आपको करने के लिए। एक पेट्रोलियम मसनूआत, अभी भी पेट्रोलियम मसनूआत का एक तो खसारा मुकम्मल नहीं हुआ। इसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्स भी लगाना है, 17% GST और 30 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम लेवी। यानी कि ये कोई 250 रुपए का पेट्रोल करने का मतलब प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा पहली चीज तो ये, फिर बिजली कल बढ़ा दी इन्होंने, बिजली के झटके को कल जी। अब आ जाते हैं नया इम्तिहान, ये टैक्सेस और ये बजट में और तरक्याती खर्च। तो टैक्सेस में भी अब आप देखेंगे कि जबरदस्त किस्म की एक छुरी फेरेंगे आप लोगों के, और जो है उसके मतलब बाद मुजम्मिल आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अभी से अपनी जो स्लीव्स हैं वो चढ़ा लें, क्योंकि आगे जो आने वाला बजट है जिसको हम तस्वीर देख रहे हैं, हाँ, जो आ रहा है इंशाल्लाह 10 या उसको 11 जून को आ रहा है, तो वो ऐसा ही होगा जैसे कल का दिन था हमारे लिए। जी, उससे बहुत बुरा दिन होगा। फिर इसके अलावा एक और चीज अभी आप जरा सा गौर करें, कल से छुपी हुई है एक बात, पाकिस्तान की जो मई के महीने की बरामदात थी वो जो है 10% से गिर गई है। यानी कि एक बरामदात जो हम उसको बढ़ा के 30 अरब डॉलर की तरफ लेके गए थे, वो एकदम जो है 3 अरब डॉलर महीने की जो एवरेज चल रही थी, कल वो 2.6 अरब डॉलर की आई। तो यानी कि उसका भी काम कर दिया। अच्छा एक और चीज़ मुजम्मिल भाई, ये ज़रा बताएं कि जब ये हुकूमत में आए, और जाहिर है कि अगर आप उनको अपनी जगह पे रखें, अगर आपको ये डिसीजन लेने पड़ते तो क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने सही नहीं की? क्योंकि ऑब्वियसली ये भी दिमाग रखते हैं, कुछ सोच के आए होंगे या नहीं सोच के आए होंगे। मुआशी मैदान में जो एक्सपर्ट्स इनके साथ मौजूद हैं, क्या इतनी उनकी नज़र नहीं है मईशत पे, डिसीजन लेने नहीं आते या टाइमली डिसीजन लेने नहीं आते? आपने क्या बेहतर किया होता? मैंने आपके सामने एक अर्ज कर दी कि मैं सिर्फ रिफाइनरी वालों के मार्जिन कट कर देता, जो उनको 10 रुपए, मैं उनके साथ ज्यादती भी नहीं करता, जो उनको 10 रुपए मिलता मैं कह रहा था नहीं अब 10 नहीं तो मैं 20 दूंगा, लेकिन तो 55 बेशक, हाँ, लेकिन वो 55 रुपए कमा रहे थे, 35 रुपए तो वहीं से कम कर देता यार, बात ही खत्म हो जाती। ठीक है। उसके अलावा फिर मैं जो है देखता कि अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाना ज्यादा तो मैं दूसरे एवेन्यूज देखता। इन्होंने तो देखा ही नहीं ना कुछ, ये तो बस इमरान खान। तो आपको एक और बात वापस से रिपीट कर देता हूँ आप लोग के प्रोग्राम में। 15 अप्रैल 2022 जो हमारी हुकूमत का दिन नहीं था, हमारी हुकूमत तो 10 अप्रैल को खत्म हो गई थी। उस दिन पेट्रोल में सब्सिडी थी 24 रुपए पर लीटर और डीजल में थी 41 रुपए। इन्होंने दोनों में बढ़ा दी है 60 रुपए दोनों की कीमतें, यानी कि 36 रुपए जो है हमें कहते हैं हमने लैंडमाइन बिछाई थी, तो हमने तो 24 रुपए की लैंडमाइन बिछा के दी थी, 36 रुपए मजीद किसने लैंडमाइन बिछाई? इन्होंने 6 हफ्ते 7 हफ्ते में जो इन्होंने फैसला साजी नहीं की ना उस वजह से। दूसरा ये जो मैंने आपको मार्जिन की बात बताई है पेट्रोल और डीजल की, ये 36 रुपए 40 रुपए जो है ये मार्जिन इनका बढ़ गया था लोकल रिफाइनरीज का, इसको कट कर देते सारा काम खत्म हो जाता आपका, लेकिन दिमाग ही नहीं काम करता ना। अच्छा मुजम्मिल ये बताएं, एक चीज जिसमें सब बात तो करें लेकिन किसका उसमें दिमाग काम नहीं किया, वो ये था कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट टारगेट सब्सिडी, लेकिन ना आपकी हुकूमत में दी गई ना इस हुकूमत में दी गई। तो क्या टारगेट सब्सिडी देना क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है जो देना बड़ी मुश्किल थी?
नहीं मदिया, हमने तो जिस दिन पेट्रोलियम ट्रक की ये जो सब्सिडी अनाउंस की थी उसी वक्त बिजली में 5 रुपए पर यूनिट आपका घर का बिजली का बिल जाके चेक कीजिएगा। नहीं हम उसकी बात कर रहे हैं, हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं। मुजम्मिल मैं बात करी पेट्रोल की। जब सब्सिडी दी गई थी पेट्रोल पे तो जो बाइक वाला आ रहा था उसको भी उतनी सब्सिडी मिल रही थी, जो बड़ी गाड़ियों वाला है उसको भी उतनी ही सब्सिडी दी जा रही थी। तो उस वक्त क्यों नहीं टारगेटेड सब्सिडी दी गई? उस वक्त क्यों नहीं बाइक वालों को, छोटी गाड़ियों वालों को अलहदा से सब्सिडी दी गई और जो दूसरी बड़ी गाड़ियों वाले उनसे पूरा पेट्रोल की ली जाती कीमत? तो आज शायद हमें इतना सफर तो ना करना पड़ता। आज भी यही रो रहे हैं, शौकत तरीन साहब भी यही बात कर रहे हैं। देखिए पेट्रोल में 3 चीजें, एक पेट्रोल जो मैं और आप लेते हैं गाड़ी में, बाइक में, ठीक है ना, फिर एक है डीजल। जितना पाकिस्तान में डीजल इस्तेमाल होता है उतना ही पेट्रोल, ठीक है जी। तो पहली बात तो ये कि जो जितनी भी सब्सिडी है आधे से ज्यादा डीजल में जाती है। अब रह गई आधी, उसमें आधी में भी जो है 40-50% जो है गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, 40-50% अमीर आदमी इस्तेमाल करता है। अब आपकी बात यह सही है कि इसका कोई मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए। मैंने अपनी मिनिस्ट्री को प्रपोज किया था कि हमने एक एहसास राशन, जिसमें हमने कहा था कि कंप्यूटर किसी भी 7 लाख करियाना दुकान में चले जाए, आपको आटा, घी, जी उस पे हमारी बात भी हुई थी। जी बिल्कुल मुजम्मिल, यू रिमेंबर हमारी हीटेड डिस्कशन PSO कार्ड भी डाल दे, PSO भी डाल दे कि वही आदमी जिनको मिल रहा है वो अपना मोबाइल नंबर दिखाए और जाके किसी भी PSO पंप से ले ले। ये बात समझ भी आई थी, लेकिन उसमें ये कह रहे थे कि इनिशियली हम 1 महीना हमारा एहसास राशन का सक्सेसफुल रन हो जाए और लोग जो है बड़े कामयाबी से, कोई गिलगित में बैठा हुआ उसको यूटिलिटी स्टोर ना जाना पड़े, किसी भी करियाना स्टोर से जाके सामान ले ले। और अगर वो सक्सेसफुली ऑपरेशन हो जाता है तो हम तमाम PSO पंप्स को करियाना स्टोर बना देंगे। तो किसी तरह वो वहां से पेट्रोल भी ले ले पाकिस्तान में किसी पंप से। वो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, रन अभी होना शुरू हुई, इन्होंने आके वो सारा का सारा बर्बाद कर दिया। उसमें 8.5 लाख लोग शादियाता मरी में जो है वो वापस से पुराने डाल दिए, जो खाते पीते लोग थे। तो सबका सब सिस्टम तहस नहस कर दिया। ये सिस्टम बनते हैं, इवॉल्व होते हैं जब चैलेंजेस आते हैं, और यही अपॉर्चुनिटी होती है, इसका फायदा उठाया जाता है। लेकिन हमने किसी चीज से अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, हम जो बस अच्छा वैसे एक तो ये PSO कार्ड्स का चक्कर है, कल पैनिक, हाँ ये PSO कार्ड पैनिक में इन्होंने किया है, इसके असरात बहुत बुरे होंगे, क्योंकि कल ही रात को कराची में हंगामे शुरू हो गए, आपको पता है, बहुत मारदार। चलें अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तकसीम की तरफ हम ना जाएं, अल्लाह ताला बेहतरी की जानिब जाए। लेकिन ये बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं, फिर लोड शेडिंग भी हो रही है, तरह तरह के मसाइल का हमें सामने है। बाकी दुआई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद है और वजारत ख़जाना के साबिक तर्जुमान हैं। लेकिन मदिया एक चीज़ ये है कि लोड शेडिंग अचानक उसका दौरानिया बहुत बढ़ गया है। मतलब एक दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा बिजली जा रही है, यानी कि एक तो महंगी और ऊपर से दस्तयाब भी नहीं, और अचानक ये क्या हो रहा है ये समझने से हम कासिर हैं। बिल्कुल जी। और सती एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर आप इदारे शुमारियत की जानिब देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पिछला महीना हमने गुजारा है ना बड़ी मुश्किल से, इसमें महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। तकरीबन 13.8% जो है ये इजाफा हुआ महंगाई में, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक रिपोर्ट तैयार की आपके साथ शेयर करते हैं। हुकूमत के आने से किसी चीज़ की सस्ताई नहीं हुई है। हमारे लिए तो जीना हराम कर दिया है। पेट्रोल नहीं डाल सकते हैं मोटरसाइकिल। मई में जहां गर्मी ने लोगों को परेशान किया, वहीं महंगाई ने भी शहरियों को जला डाला। मई में महंगाई ने गुज़िश्ता 28 महीनों के रिकॉर्ड तोड़ डाले। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का भांडा फोड़ डाला। मई में महंगाई की शरह ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। महंगाई 13.8% की खौफनाक हद को छू गई। सबसे ज्यादा इजाफा ट्रांसपोर्ट में 31.77% हुआ, जबकि अशियाए खरोनोश पर 26.37% इजाफे ने शहरियों को कहीं का ना छोड़ा। इस साल जनवरी के बाद से अब तक ये महंगाई की सबसे ज्यादा शरह है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत गरीबों को ख़त्म करने के बजाय गुर्बत को ख़त्म करे। इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से किसी चीज़ की सस्ताई नहीं हुई है। ये जो ये करप्ट लोग आए हैं ना हुकूमत में, सिर्फ इन्हीं का फायदा हुआ है। पहले 1 किलो दूध लिया जाता था, अब जो है वो आधा किलो यूज़ करा जा रहा है। पहले 1 किलो आटा यूज़ करा जाता था, अब आधा किलो आटा यूज़ करा जा रहा है। तेल 700 रुपये, घी 700 रुपये, बंदा क्या खाए? ये अपने कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं। इन्होंने तो ऐसा निज़ाम कर दिया हमारे लिए तो जीना हराम कर दिया है।
रिपोर्ट में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में से बुलंद बैरूनी खसारे, शरह मुबादला की कदर में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल जैसे दीगर अवामिल को महंगाई की बुनियादी वजह करार दिया गया है। सूरत हाल परेशान से परेशान कौन होती जा रही है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त मुल्क में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आज जो चीज़ हम ख़रीदने जा रहे होते हैं मार्केट में और हम कहते हैं नहीं भी अभी नहीं ख़रीदते, हमारे पास पैसे नहीं है, कल ख़रीदेंगे, कल मैं थोड़े से पैसे जमा कर लूँगी, लेकिन कल जब मैं मार्केट में जाती हूँ तो वो चीज़ उससे कहीं ज़्यादा महंगी हो जाती है और मैं देखती ही रह जाती हूँ कि भाई अब तो ये बिल्कुल दस्तर से बाहर हो गई है। तो ये हमारी आवाम की सूरत हाल है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात, और हैदराबाद में लोग यही कह रहे हैं कि भाई दिन ब दिन महंगाई होती चली जा रही है। क्या करिए, देखिए करिए, नासिर हसन खान बताएंगे। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। आटा, दाल, चावल, चीनी और दीगर तमाम अशियाए खुर्दोनोश महंगी से महंगी होती जा रही हैं। कुछ सस्ती हो रही हैं तो वो हैं अवाम की दुहाइयाँ, हुकूमत की नज़र में जिनकी कोई कीमत नहीं। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है। देखिए चावल इस टाइम जो है वो 100 रुपये किलो पे बढ़ गया। हैदराबाद में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। आटे की फी किलो कीमत 10 रुपये, जबकि चावल भी एक माह में महंगा हो चुका है। महंगाई के बाइस खरीदो फरोख्त में कमी होने से ताजिर भी परेशान हैं। गंदम पे 10 रुपये किलो इजाफा होने के बाद गरीब आदमी की जो कुव्वत खरीद है वो जवाब देती जा रही है, जिसकी वजह से कारोबार भी हमारा मुतासर हो रहा है। आटे पे काफ़ी असर पड़ा है। 10 किलो लेने वाला कोई 4 किलो ले रहा है, कोई 3 किलो ले रहा है, कोई 5 किलो ले रहा है। अशियाए खुर्दोनोश हों या कोई और चीज़, सभी गरीब की दस्तर से बाहर जा चुकी है। लोगों की कुव्वत खरीद अब जवाब देती जा रही है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। अच्छा जी, बात यह है कि हमारे यहाँ मसाइल बहुत से हैं और ऐसे में खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना ही वाहिद रास्ता है। अच्छा, ये जो तेल की कीमतों में, घी की कीमतों में ऐसे इजाफा हो रहा है, तो उसकी वजूहत ये है कि पाम ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और पाम ऑयल दुनिया भर में उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा, ये जो वैसे तेल हैं जैसे मतलब बीजों से इस्तेमाल बनते हैं, कैनोला ऑयल हो गया, उसके अलावा कॉर्न ऑयल हो गया, साथ ही सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो इसके ऊपर अगर हम जाएं, इनके ऊपर ज़्यादा अपना फोकस रखें, ना सिर्फ ये कि ये ग्रो करें, बल्कि सनफ्लावर तो पाकिस्तान में अच्छा खासा स्कोप भी है, ग्रो हो सकता है। बिल्कुल, और मतलब हो रहा उससे है, काफ़ी आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मतलब आप अगर जलालपुर भटिया का ही रुख कर लें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से सूरजमुखी के लहलहाते खेत जो हैं वो लहलहा रहे हैं और कुदरती हुस्न जो है वो एक दूसरी जानिब मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। तो इस हवाले से मज़ीद हमें बता रहे हैं मोहम्मद मुनीर तबस्सुम। सूरजमुखी पीले रंग का ऐसा खूबसूरत फूल जो सूरज के रुख में मुड़ता रहता है, यानी सुबह फूल का रुख मशरक की जानब जबकि शाम को मगरब की जानब होता है। इस फूल के बीजों को कुकिंग ऑयल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काश्तकारों का कहना है, ये हमने 15 एकड़ ज़मीन में सूरजमुखी का फसल लगाया है, माशाल्लाह ये तैयार हो रहा है। अगर हमको हुकूमत सपोर्ट दे तो इससे ज़्यादा भी हम काश्त कर सकते हैं। खुर्दनी तेल इंसानी खुराक का एक अहम जरिया है। हम सूरजमुखी की काश्त से अपनी ज़रूरियात का 13% हासिल करते हैं, जबकि बाकी 87% बैरून ममालिक से दरामद किया जाता है, जिससे मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव पड़ता है। सूरजमुखी एक अहम खुर्दनी तेलदार फसल है। इसके बीज में आला किस्म के 40% तक तेल होता है। तेल में विटामिन A, B, E की वाफर मिकदार मौजूद है, जो इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सूरजमुखी की काश्त को बढ़ाकर खुर्दनी तेल की पैदावार में खुद कफील हों, ताकि मुल्की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। तेलदार अजनास में सूरजमुखी सरे फहरिस्त है। ये फसल 100 दिन में तैयार हो जाती है। मुल्क में खुर्दनी तेल की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को ये फसल ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करने की ज़रूरत है। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज़, जलालपुर भटिया। चलें जी, तो काश्त करें और फिर ये है कि महंगे तेल से निजात पाएँ, मतलब खुर्दनी तेल से। मैं पेट्रोल या डीजल की बात नहीं कर रहा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएँ। और लाइट जी एक नए जज्बे के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं। हालांकि इस दौर में और इस मौके पर और इस सिचुएशन में जज्बा लाना और उसको बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है।
महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन क्या करें। तो खैर तारुफ करवाए देते हैं आपका। मैं तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी, जिनका तारुफ बहुत ज़रूरी है। जी, मेरे अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि कल जो कुछ हुआ है महंगाई एकदम से इतनी बड़ी है कि मेरी तो याददाश्त ही चली गई है। हाँ। तो थैंक यू, आपने मुझे मेरा नाम भी बता दिया कि मेरा नाम क्या है, वरना मैं कहीं अपने आप को अशफाक सती कहती हूँ। क्या नाम। अच्छा, एक और चीज़ सती, रिमेंबर हमने इस हफ्ते के आगाज़ में बच्चे जो थे उनके लिए हमने स्पेशल पैकेज किया था बच्चों की, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो गया है, तो हमने इनके लिए प्रॉपर पैकेज किया था कि उनको कहाँ पर जाना चाहिए, गर्मियों की छुट्टियाँ कहाँ मनानी चाहिए, समर कैंप्स होंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो अब ख़तरे में पड़ गई हैं, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो गई है। और आप ये सोचें कि चले ये तो भी जो नॉर्मल जो बसेज हैं उन्होंने किराया बढ़ाना है, ये जो आप हम एयर फेयर्स की बात ही नहीं कर रहे। अब मैं भी सोचूं कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने घर जाना अपने अम्मा से मिलने के लिए, तो टिकट कितने की महंगी हुई होगी। बहुत ज़्यादा महंगी होगी। मैं जस्ट इमेजिन, मैं तो कहता हूँ कि ये शहर के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिल रिक्शे ले लिए जाएँ। अब पता चले मैं ये बात करूं तो उसके बाद उनकी कीमतें भी बढ़ जाएं। मतलब आप इसलिए साइकिल सिर्फ ख़रीदने का नहीं कह रहा, साइकिल तो मेरे पास भी है, मैं साइकिलिंग भी करता हूं, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा लोग बिठाए नहीं जा सकते। लेकिन साइकिल रिक्शा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तकरीबन 3-4 अफराद समा सकते हैं फैमिलीज़ के, और उसके अलावा समा सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास मौजूद है गधा गाड़ी का, जिसको खोता रेड़ा भी कहा जाता है। हाँ। उसके अलावा खच्चर भी आप खरीद सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये मुतबादिल हैं, ये जो है अच्छा, वो। आपने टांगे का जिक्र क्यों नहीं किया? टांगे में अच्छी लगती थी, टांगा थोड़ा महंगा होता है मदिया। सीट्स वर कंफर्टेबल, थोड़ा महंगा होता है। अच्छा, टांगा थोड़ा वो, उसके बाद टांगा, फिर बग्गी, वो सारा वो लेवल आ जाता है। अब खुद सोचे कि आप खोता गाड़ी पे आप ऐसे में आप बैग रख के पेट्रोल चौकी पंप मार से के बैठ दूर के आ रहे रहेंगे, हो। और बल्कि अपनी गाड़ियों को ना, ये जो साइकिल रिक्शा हो या ऐसी गाड़ियाँ, उनको पेट्रोल पंप के करीब से लेके गुजरें, ताकि वो अमला और सारा पेट्रोल पंप मालिकान आपको देख के सड़ें। फिर आपके ना उसको जो खोते को खिलाने वाला चारा था, फिर वो महंगा हो जाता, उसका फूड महंगा हो जाता, फिर आपने फिर पेट्रोल की तरफ आना था। तो खैर जी, सिचुएशन आपके सामने ही है। अब हम ज़रा टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। कराची में छीने जाने वाली मोटरसाइकिलें कहां गायब हो जाती हैं, तफसीलात सामने आ गई। गाड़ियां खोलकर स्पेयर पार्ट्स कबाड़ियों को वजन के हिसाब से फरोख्त किया जाता है। मौजको थाने में गिरफ्तार मुलजिमान के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। साइकिल चलाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद, वजन में हल्की और जेब पर भी भारी नहीं। 2 पहियों की सवारी माहौल दोस्त भी है। आज दुनिया भर में साइकिल का दिन मनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत को दुनिया के सामने लाने का आज़म नौशहरा के आर्टिस्ट हामिद अली की शाहकार पेंटिंग आलमी नुमाइश के लिए मुंतखब। उनके टैलेंट को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। ये तीसरी पेंटिंग है जो आलमी सतह पर मुंतखब हुई है। अच्छा जी, अब सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है, क्या होने जा रहा है, किस तरीके से लोग अब हुकूमत क्या सोच रही है, और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन में मौजूद हैं, जो वाक़ितन अपोजिशन में मौजूद हैं, इमरान खान साहब, उनका क्या प्लान दिखाई देता है, क्या वो सोच रहे हैं। जलसों से खिताब कर रहे हैं, टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बात करते हैं। वो बारहा, यानी कि बार बार एक ही चीज़ दोहराते हैं, वो है साजिश। अब 4 जून का उन्होंने, यानी कि कल का टाइम दे दिया है जी, बिल्कुल, कि वो लाहेअमल देंगे। वो नहीं कि कल उनका जो जलसा था वो हुआ था शांगला में, और अब इंशाल्लाह जो कल जो उनका जलसा होने जा रहा है वो होगा दीर में। उन्होंने कहा कि दीर के जलसे में वो बताएंगे कि मार्च का ऐलान कब करेंगे। और साथ में जो कल उनका जलसा था उसमें उन्होंने बड़े धुआंधार किस्म की तकरीर की और इस्टेब्लिशमेंट के वाले से भी कुछ बातें की। क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। और फजलुर रहमान की कीमत बढ़ गई है। अमेरिकनों गुलामों की हुकूमत ने अमेरिका से डर के रूस से 30% तेल कम कीमत पे इसलिए नहीं ले रहा कि अमेरिका से इजाजत नहीं मिली, क्योंकि उनके रूस से ताल्लुकात खराब हैं। वो पाकिस्तान को इजाजत नहीं देता अपने लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए। एक पाकिस्तान का डेलीगेशन इसराइल गया, उसमें एक सरकारी नौकर भी है। ये अमेरिका की गुलाम हुकूमत जो एजेंडा हिंदुस्तान, इसराइल और अमेरिका का है,
वो लागू कर रही है, और ये होती है गुलामी। पख्तूनख्वा में मैं हूँ, परसों तक अपनी तंजीमें तैयार कर रहा हूँ। ये जो हमारी आजादी की तहरीक है, ये तब तक चलेगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत नहीं करवाएगी। रुपया गिर रहा है, मुल्क की दौलत में कमी आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोड शेडिंग। जो भी इस साजिश में मुलव्विस थे, तारीख आपको भूलेगी नहीं। जो लोग ऊपर आ गए वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। जब उनकी माइशत नीचे गई तो वो सोवियत यूनियन टूट गया। बेशक एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। अच्छा, दूसरी जानिब मरियम नवाज की जानिब से तनकीद की गई इमरान खान साहब पर एक बार फिर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और एक बार फिर उन्होंने कहा कि हमने तो अफवाज पाकिस्तान पर जो तनकीद की थी वो मुस्बत थी। याद रहे, उन्होंने जो तनकीद की थी उनके मुताबिक वो मुस्बत थी, लेकिन अब पता चलना चाहिए कि मुल्क के 3 टुकड़े करने वाली थ्योरी के पीछे कौन है। क्या ये जैक गोल्ड स्मिथ का एजेंडा है या फिर इसराइल का? जिस मैंडेट का वो सोग मना रहे हैं, जिस कुर्सी के सोग में वो हलकान हुए जा रहे हैं, जिस इक़्तिदार के खो जाने पर वो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, वो इक़्तिदार, वो कुर्सी, वो मैंडेट उनका कभी था ही नहीं। वो छीना हुआ मैंडेट था, वो जाली मैंडेट था। अपोजिशन में आने के बाद भी ये पहला शख्स है जो बुरी तरह 30 दिन में बेनकाब हुआ और नाकाम हुआ। उस नाकामी का मलबा वो आज हमारे मुल्क, मेरे मुल्क, आपके मुल्क पाकिस्तान पर डालने को तैयार है। 3 दफा नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से निकाले गए। नवाज शरीफ की हर जुल्म को सह कर एक ही आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने आप को जो इनकलाबी लीडर, जिहादी लीडर कह रहा था, वो अब जमानती लीडर है। जो शख्स इतना डरपोक आदमी है कि राना सनाउल्लाह के डर से वो कब से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है। हमने भी अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद की है, लेकिन कई सिर्फ तनकीद मुस्बत की है, इसलिए की है कि अगर कोई लाइन क्रॉस हो रही थी तो उसकी निशानदही की है, ताकि उन पर उंगलियां ना उठें, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं की। अच्छा, हम देख रहे हैं दोनों जानिब से तनकीद की तो गई है। ये तो वो वाली बात होगी ना कि जी हमने तो जो क्रिटिसिज्म था इट वाज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, बट हु एग्जैक्टली हु वुड डिसाइडेड कि आप जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, नाम लिए गए हैं लोगों के, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से बैठ के वीडियो किताब से मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान में रह के मुख्तलिफ अपने जलसे जुलूसों में नाम इस्तेमाल किए हैं बड़े बड़े लोगों के, और इदारों को इन्वॉल्व करना किसी भी जानिब से हम देख रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जबकि क्लैरिटी से कह दिया गया है, जनरल बाजवा साहब ने भी कहा, डीजी आईएसपीआर ने भी कहा कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। जब भी कोई हुकूमत और ऑपोजिशन में डेडलॉक आता है, फौरन रब्ता किया जाता है अफवाज पाकिस्तान से। ये जब अदम एतमाद वाला मामला था, उस वक्त भी हुकूमत की जानिब से रब्ता किया गया कि जी डेडलॉक है, आए फैसला। ये जो लॉन्ग मार्च को जो कॉल ऑफ किया गया है, उसमें भी तो वो उन्होंने जब इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा भाई नहीं, आप ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे शुड सिट टुगेदर विद मैच्योरिटी कि, और कोई भी डिप्लोमेसी जो कहते हैं ना बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, टॉक्स मुसलसल रहनी चाहिए, और इन्वॉल्वमेंट हो। रहने अगर चाहिए। सियासतदानों के कहने पे इन्वॉल्वमेंट हो तब भी गलत। हाँ। और अगर उसके ऊपर फिर ये कहा जाता है कि जब इसको सियासत में ना घसीटा जाए, ये ना किया जाए, लेकिन फिर राब्ते करने के लिए फिर आपको याद आ जाती है, फिर कहा जाता है कि कभी कहा जाता है कि न्यूट्रल रहें, कभी कहा जाता है कि न्यूट्रल ना रहें। सती, इतना पैसे जरूर छोड़ें कि आप एक दूसरे से बातचीत कर सकें। आप उसको जाती तौर पे जो है ना, ये कोई भी चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी दुश्मनी को जाती तौर पर ना लिया जाए, और इतना आप ज़रूर छोड़ें कि नहीं भी अगर एक मुल्क को चलाना है और अगर कहीं दूसरी जगह मुश्किल आ रही है तो हम कहाँ से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मईशत पे तो स्पेसिफिकली जो है वो किसी भी किस्म की हम देखते हैं कि जी बहुत ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए कि जो आउटलुक है मुल्क का वो ख़राब करें। अल्लाह रहम करे, क्योंकि हर कोई बयान देता है फिर उसके बाद अपनी मर्जी की तौजीहात पेश करता है और अपने दिए गए माजी के बयान को सही साबित करने की कोशिश करता है और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कोई भी सियासी जमात हो,
वो सब उनके रहनुमा यही काम कर रहे हैं और इससे हमें परहेज होना चाहिए। वही तो वो वाली बात होगी ना कि जैसे हमें क्रिटिसिज्म लोग करते हैं, लोग कहते हैं नहीं हम आपको ना जरा प्रोडक्टिव, मैं आपको कह दूं कि मदिया आप जहर लग रही हैं, तो आप मुझे रिपीट करें तो मैं कहूँगा आपके लहजा ठीक नहीं था, मैंने तो मस्बत क्रिटिसिज्म कहा। अब ये डिसाइड करने वाला मैं कौन होता हूँ, ये तो आपको बताना चाहिए ना, जिसके दिल में जाके खुब गई वो बात। तो एग्जैक्टली ये छोड़े जी, सारी चीजें छोड़े, साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाते शुरू में जो मैंने तस्करा किया था कि भाई बात ये है कि पेट्रोल महंगा हो गया है और वो तांगे वांगे को तो छोड़ें, खच्चर वच्चर को छोड़ें, फिलहाल जो है वो फोकस रखें साइकिल पे। साइकिलिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले 4-5 महीने से सैयदा मदिया ज़हरा नकवी मैंने एक साइकिल खरीदी हुई है और उस पर साइकिलिंग का मैं शौक पूरा करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है उसको साफ़ करना, उसको क्लीन करना, उसको साइकिल वाले के पास ले जाके उसकी हवा वगैरह चेक करवाना, सारी साइकिलिंग आपको पता है साइकिल की भी जो प्राइस है पिछले दिनों कितनी बढ़ गई थी जब ये लॉकडाउन था और हर कोई साइकिलिंग कर रहा था। तो उसके बाद मैं भी साइकिल खरीदने के लिए गई तो साइकिल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हमने कहा चलो अभी सस्ती साइकिल लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं काम। वो मैंने जब उसका डेमो दिया, टांगे लंबी क्या करे, तो वो जो डेमो ही मैंने दिया तो मेरे जाते साथ ही माशाल्लाह से जहाँ ब्रेक मारी तो वो दीवार के बिल्कुल साथ थी। तो मेरे मियां ने मुझे कहा नहीं तो मैं बिल्कुल साइकिल नहीं लेके देनी चाहिए क्योंकि तुम नहीं चला सकते, लेकिन क्योंकि गाड़ी की सूरत में तो दूसरों का नुकसान करोगी ना, अपना थोड़ी। साइकिलिंग का आज दिन मनाया जा रहा है और आपको पता है कि भाई साइकिलिंग करना आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा। पाकिस्तान में सम वे वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप हमारी बड़ी बड़ी सड़कों में देख लीजिए, खैर मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग से जगह नहीं बनाई हुई, तो साइकिल चलाने वालों के लिए क्या जगह होगी। हवाला दूं, सिंगापुर में गया मैं अपने दोस्त के साथ और वहाँ पर QR कोड डालें, साइकिल्स अनलॉक हो जाती हैं, एप्लीकेशन मौजूद है, आप साइकिल पूरे जगह जगह आपको साइकिल्स पड़ी हुई मिलेंगी, वो खुद ही लॉक हो जाती है जब आप उनको छोड़ते हैं और आप अपनी राइड करते हैं और उसके ऊपर बाकायदा आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपने जो है हमारे पास बाकायदा मैसेजेस आए थे और उन्होंने कुछ हमें पैसे भी दिए थे डॉलर्स की सूरत में कि आपने इतनी साइकिल चलाई और हमारे सिंगापुर से आपने कार्बन एमिशंस के जो अखराज है उसको कम करने में इतना किरदार अदा किया। इतनी खूबसूरत साइकिल्स वहाँ पर थी, तो आई विश आई कैन शो देम टू यू राइट नाउ, बट ये है कि बड़ा अच्छी और अलग अलग उनके पैसेजेस बने हुए हैं, बारिश हो कोई भी मौसम हो आप साइकिल चलाएं। ना सिर्फ ये है कि मौके मौजूद हैं, यहाँ पर साइकिलिंग होती है लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर शौकिया लोग करते हैं क्योंकि सड़क पे निकलें पता नहीं कौन सा बस वाला आपको टक्कर मार जाए, पता नहीं कौन सा गाड़ी वाला आपको ठोक के चला जाए, ना लोगों के अंदर अवेयरनेस है और ना ही। अच्छा उसके अलावा भी देयर हैज टू बी अ पाथ, लोग साइकिल चलाएं तो लोग साइकिल कहाँ चलाएं ये, और इसके अलावा जो रैंप में भी बनाने चाहिए ताकि कोई जो लोग व्हील चेयर पे हों उनके लिए भी आसानी हो। खैर आज के दिन के हवाले से हमने काफ़ी इसके फ़वाइद के वाले से बात तो की है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पहले तो रिपोर्ट हवाले से शेयर कर लेते हैं, फिर हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम हो या ट्रैफिक जाम, कोई टेंशन नहीं, महंगाई को सर पर सवार न करें बल्कि साइकिल पर सवार हो जाएं। साइकिल न सिर्फ वजन में हल्की है बल्कि जेब पर भी भारी नहीं है। पहियों की ये सवारी माहौल दोस्त भी है और तवानाई के बचाव का बेहतरीन जरिया भी। यही नहीं, साइकिल इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। साइकिल चलाना जिस्मानी वर्जिश की बेहतरीन किस्म है, इससे सेहतमंद जिंदगी का पहिया चलता रहता है, दिल की बीमारियां कम होती हैं, जिस्म में मौजूद जायद चर्बी खत्म होती है, वजन कम होता है और तो और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। मौजूदा सूरत हाल में जहां एक तरफ इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर साइकिल की सवारी को फरोग देने की जरूरत है, वहीं हुकूमत को भी चाहिए कि साइकिल ट्रैक बनाए जाएं और साइकिल पार्किंग की सहूलत मुहैया की जाए। इस इक़दाम से बढ़ते समाजी, माशी और माहौलियाती मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। जी अब ज़रा थोड़े से फ़वाइद हम बता देते हैं इससे पहले कि हम अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाएं कि भाई एक तो ये है कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके ऊपर आपके मतलब जिस्म के ऊपर इतनी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, एक्सर्शन नहीं होती और आप अपने हिसाब से उसका पेस सेट करके आप साइकिल चला सकते हैं। प्लस आपके आसपास की जो सीनरी है वो भी चेंज होती रहती है, प्रॉपर आपकी सारी बॉडी का जो वर्कआउट है वो इससे हो जाता है। आप जिम जाएं या ना जाएं आप हेल्दी भी रहते हैं और पुराने ज़माने में आपने लोगों को देखा हुआ है और अभी भी आप गाँव देहात का अगर रुख कर लें तो वहाँ पे लोग साइकिलिंग ही चलाते हैं और उनकी सेहत हमारी सेहत से। और दूसरा ये कई लोग भागने में ना बहुत सुस्ती महसूस करते हैं, मतलब उन्हें नहीं, अच्छा मुझे भी खुद ये है कि दौड़ना मुझे इतना पसंद नहीं होता, तो मैं कहता हूँ चलो साइकिल चला के थोड़ा बहुत उसकी कमी पूरी कर ली जाए, अपने हिसाब से आप उसके गियर सेट करके आगे पीछे उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। और माहौल दोस्त है ये साइकिलें, तो इनका फ़ायदा बहुत है, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है और माहौल के लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त आज हमारे साथ जो आज साइकिलिंग के डे के हवाले से बात करने के लिए जो गेस्ट मौजूद हैं जनाब, ये गुज़िश्ता 3 साल से मुसलसल कौमी साइकिलिंग चैम्पियन
और ताजिकिस्तान साइकिलिंग चैलेंज के जो है ये सिल्वर मेडलिस्ट अली इलियास जावेद हैं जी, सोल मेडलिस्ट हैं मामले सोल ही है ना, सिल्वर भी नहीं है, सोल है, सिल्वर माफ कीजिएगा जी, सोल हमें माफ कीजिएगा जी, मेरी टीम ने इस वक्त सिल्वर को होने का दिल से ये रूह के मेडलिस्ट है। हाँ ये एग्जैक्टली, तो ये सोल जो तो बहरहाल हमारे साथ मौजूद है अली इलियास जावेद साहब। भैया बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपकी फिटनेस देख के अंदाज़ा हो रहा है कि आप खासी तवज्जो देते हैं और साइकिलिंग को खासा वक्त देते हैं। तो ये कितना टाइम एक दिन में आप निकाल लेते हैं साइकिलिंग के लिए? जी टाइम निकालना पड़ता है बिजी रूटीन से, और मैं डेली 3 आवर्स डेडिकेट करता हूँ साइकिलिंग। 3 आवर्स 5 डेज अ वीक, और इसमें मेरे कोई 105-107 किलोमीटर्स हो जाते हैं। हाउ डू यू मैनेज टाइम? आप किस तरह से आप करते हैं? आप जॉब भी आप करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जी आई एम पार्ट ऑफ अ टेक कंपनी, सो यू नो हाउ आवर्स आर इन अ टेक कंपनी, इट्स स्क्रैम्बलिंग एवरी डे, और उसमें तो मुसलसल बैठना होता है, मुसलसल बैठना होता है जी, और इट्स अबाउट आई एम इन द ऑफिस फॉर 10 आवर्स 9 आवर्स 11 आवर्स एवरी डे, एंड देन 9 बजे मैं घर पहुंचता हूं। देयर इज नो पर्टिकुलर टाइमिंग सेट फॉर, बट साइकिलिंग में ये बेनिफिट है कि द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ योर हाउस योर एक्टिविटी स्टार्ट्स, आप फौरी तौर पर आप गेट से निकले और आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, until the time you reach back home आपको किसी क्लब की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मेंबरशिप फी की ज़रूरत नहीं है, आप बस रोड पर हैं एंड you're just। मुझे लगता है अली इसी वजह से ना ही लुक्स रियली यंग, मुझे लग रहा था अली से कॉलेज में जाते होंगे क्योंकि साइकिलिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से साइकिलिंग क्रेडिट जाता है इस बात का। जी, I have been in sports for a very long time, but now my motivation is because I wear the color, I have to represent Pakistan. That's a privilege. And, ये कब से शुरू किया आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? जी मैं तो बस ऐसी शौकिया शुरू किया था, वही लाइट हाउस से साइकिल लेके, और फिर वो एक जर्नी थी, फिर वहाँ से थोड़ी सी एक यूज्ड बाइक ली, और फिर वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ, फिर रेसेस करना शुरू की, सिंध के ट्रायल्स दी, उसमें सेलेक्ट हो गया, फिर नेशनल चैम्पियनशिप की, उसमें ब्रॉन्ज आ गया। क्या बात है। और फिर उससे मुझे और इंकरेजमेंट मिली, और मैं फिर अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम मैंने और बढ़ा दिया। एक चीज़ जो मैंने मुख्तलिफ की, जो पाकिस्तान में मुकाबले काफ़ी सख्त होते हैं, हमारे जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी, वापडा, सुई, सदर्न गैस, उनकी प्रोफेशनल टीम्स हैं, हम तो शौकिया हमने एक सफ़र पे चल पड़े, और बट आई गॉट अ कोच। अच्छा। एंड उसने एंड आई रियलाइज कि हमारे यहाँ सब वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं और साइंस यूज़ नहीं करते। हाँ। तो विद दैट कोच ही इज़ इन इंग्लैंड, तो वो रिमोटली मुझे कोच करते हैं। और अली यू कैन ऑल्सो अफोर्ड कोच ना, आप तो कोच अफोर्ड भी कर सकते हैं, बिकॉज माशाल्लाह से यू ऑलरेडी डूइंग गुड, आपकी अच्छी जॉब है। लेकिन दूसरी जाने आप देखें कि जो बेचारे हमारे जो नॉर्मल हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोच, तो उनको कितनी मुश्किल होती होगी। आपने जो वॉल्यूम और साइंस के वाले से बात की, मैं चाहूँगी आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा एलैबोरेट करते हैं। जी साइंस में ये है कि हमारे पास अनडाउटेडली बहुत टैलेंट है, वी आर अ वेरी बिग टैलेंट पूल, बट उस टैलेंट के साथ हमने किस तरह उसको यूटिलाइज करना है, दैट्स वेयर वी आर मिसिंग। दुनिया में बैरून मुमालिक सारा साइंटिफिक अप्रोच होती है टूवर्ड्स ट्रेनिंग, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो जैवलिन हो, देयर इज अ साइंस बैक्ड proven methods to train the body, nutrition, sleep, training, stimulus। जी, तो I saw कि हमारी जो प्रोफेशनल राइडर्स हैं उनके पास कोचेस भी हैं, उनके पास इक्विपमेंट भी है, बट जो चीज़ मिसिंग मुझे नज़र आई वो साइंस थी। वो कहते हैं बस करते जाओ जी, बस जोर लगाओ। बॉक्सिंग ना, तो उसके अंदर भी ये है कि देयर इज अ साइंस टू इट। मिसाल के तौर पर ये ख्याल रखा जाता है, एक मशवरा दिया जाता है कि डोंट लीव इट ऑल इन द जिम, ठीक है, वाइल ट्रेनिंग। दूसरा ये है कि उनका ये भी बॉक्सर्स का ख्याल रखा जाता है कि दे शुडंट पीक बिफोर द फाइट, यू नो, कि फिर उसके अंदर जब फाइट डे आता है तो वो स्पारिंग की वजह से और सारी वो फिर वो उनका फटीग फैक्टर आ जाता है, उनका एंड्योरेंस एंड स्टैमिना। दिस गोज फॉर ऑल द स्पोर्ट्स। यस, because the science of the body is the same, so you have a base period, then you have a build period, and then you peak before your peak event। so because of that I realized कि मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे की विंडो होती थी कि मैं सिर्फ मैंने एक्सरसाइज करनी है, I feel good, I look good, that's all I care about। अगर मैं इसमें नेशनल चैम्पियनशिप में कोई रैंकिंग आ जाए, कुछ भी हो जाए, I just have this budget। बट करते करते when it started to pay off, और शुरू में जो कन्वेंशनल लोग थे वो कन्वेंशनल मेथडोलॉजीज अडॉप्ट करते थे ट्रेनिंग की, वो हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी ये नहीं चलेगा आपका तरीका है, आप 1.5 घंटे में थोड़ी कुछ कर सकते हैं। आर्मी के जो राइडर्स हैं, दे हैव like 4-3 hours to train, they're very talented riders, but because of science
जो गैप था आई वाज एबल टू फिल दैट। अच्छा अली, एक और चीज़ भी है कि ये जो साइकिलिंग आप करते हैं इसके ऊपर ज़ाहिर है कि आपकी बैक के ऊपर थोड़ा बहुत स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन आता है, टांगें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्या उसके लिए क्या एक्सरसाइजेस उससे हट के आप क्या करते हैं? दोनों ही इनकी जॉब्स ऐसी है, साइकिलिंग भी और फिर आपकी टेक जॉब है, तो उसमें भी आपको बहुत देर तक आपको बैठना पड़ता है, यू हैव टू सिट। क्या एक्सरसाइजेस कुछ इसके हट के करते हैं? कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जिन पे आपको फोकस देखिए, होता है? अगर जितना वॉल्यूम मुझे करना पड़ता है लाइक 100 किलोमीटर्स एवरी डे, तो उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर स्ट्रेचेस, विद योर कूल डाउन एंड बैक एक्सरसाइजेस, कोर एक्सरसाइजेस, प्लैंक्स एटसेट्रा, लोअर बैक। बट एक आम आदमी के लिए जो who just wants to get fit and get active, an hour and a half, there is absolutely no need to do any extra work. That's enough for them to get a good workout in, to feel good, to start to burn calories. और दूसरी चीज़ ये है कि cycling is a non-contact sport. जब आप भागते हैं तो रोड का एक प्रेशर एंड you're going against gravity, it exerts back onto your joints and muscles. अगर आपके quadriceps इतने strong नहीं हैं, so the tension goes to your ligaments and tendons, and they start to wear out. So there is a cost. But with cycling, because it is a non-contact sport, even if you're obese and you love running, so you can get to that if you cycle. Bring down the weight because हमारे tendons and ligaments are not designed to. आपने ये भी देखा होगा जिम में भी जो लोग जाते हैं तो इनिशियली उनको जो the persons who are obese, तो उनको पहले साइकिल पे बिठाते हैं कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता करते रहो, उनको ट्रेडमिल पे नहीं छोड़ते, इस तरीके से नहीं करते। जी वो जो हम कहते हैं ना कि जी वेट लूज करना है, वेट लॉस हो रहा है, सो मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय मास। व्हाट हैपेंस विद दैट मास? आपने 5-10 kgs शेड कर दिया, वेयर डिड इट गो? So it's exhaled actually, and to exhale it you have to work out, get your heart rate up. सही। और खाने पीने में कोई एहतियात करते हैं या सब खाते हैं? मैं जी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो दिल चाहता है खाना। क्योंकि इतनी देर ये साइकिलिंग करते हैं तो ही कैन ईट ऑल ही वांट्स। अच्छा मुझे बताएं, सिंस यू आर इन द गेम, सो साइकिलिंग को आप पाकिस्तान में एज अ स्पोर्ट कहाँ पे देखते हैं? दुनिया भर में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? जी इस एशियन चैंपियनशिप से पहले पाकिस्तान की जो वर्ल्ड बॉडी है, UCI उसका नाम है, वो उसकी 114 की रैंकिंग वो मेंटेन करते हैं। तो पाकिस्तान 114 की रैंकिंग में कहीं भी नहीं था। इस एशियन चैंपियनशिप के बाद पाकिस्तान हैज़ गॉटन अ रैंकिंग बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंस। हमारी जो अंडर 23 टीम थी, दे परफॉर्म रियली वेल। हमारे I also got a lot of UCI points for Pakistan, so that was something that really motivates me, and that was something that we were able to do this year. And Pakistan now has a world ranking in cycling, and I feel that our first natural target is South Asia and then the Asian Championship. Inshallah. So this green coat brings a lot of responsibility और आप काफी हद तक वो पूरी भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा इस तरह से मुस्कुराता रखे। You are a motivation to a lot of people, और जाहिर है कि हमारे लिए भी। अब मैं और जज्बे के साथ 1 घंटे में 107 तो नहीं 7-8 किलोमीटर मैं भी चला ही लूँगा। 100 आप माइनस कर दीजिए। ये स्टेप मैं क्यों हंस रही हूँ बाबा? आई एम एक्चुअली एनवियस ऑफ यू कि मैं तो वो भी नहीं कर सकती। फिर ठीक है, हाँ मैं नहीं, बट हाँ ब्रेक। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने देखा है कि कराची में क्या पूरे मुल्क में जो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें होती हैं उसमें कितनी बड़ी तादाद में ये मोटर बाइक्स हैं, ये चोरी होती हैं। फिर मोटर बाइक्स आगे जाके दहशत गर्दियों की कार्रवाई में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन जो ज़्यादातर जो मोटर बाइक्स चोरी होती हैं वो चोरी होने के बाद कहाँ जाती हैं, अब इस चीज़ का पता चल गया। पहले तो ये सोचते थे ना कि हब के रास्ते या और जो बाकायदा क्रॉसिंग्स हैं उनके रास्ते से ये शहर से बाहर चली जाती हैं। ऐसा होता है गाड़ियों के साथ, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि गाड़ियाँ भी यहीं पे खुल के उनके पार्ट्स फरोख्त हो जाते हैं। वरना आप देखें कि ऐसे स्पेयर पार्ट्स मिलना तो आसान नहीं होता। तो बाइक के साथ भी ऐसा हो रहा है कि भाई एक तो आपकी इतनी कीमती बाइक होती है लेकिन वो खुल जाती है, और फिर वजन के एतबार से यानी कि तोल के बेची जाती है कबाड़ियों को। फ़र्ज़ करें अगर 5 किलो का सामान है तो वो 5 किलो के जो पैसे उन्होंने ऑलरेडी मुकर्रर किए हुए उसमें बिकेंगे। 10 किलो तो 10 किलो, 20 किलो 20 किलो, 30 किलो 30 किलो, तो जितना वजन उतने पैसे। इस हवाले से सलमान रोधी ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। मुलजमान से तकरीबन 20-22 मोटरसाइकिल मिले। हर साल कराची से 35,000 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाती हैं। पुलिस इन मोटरसाइकिलों को बरामद करने में क्यों नाकाम होती है, इस बात का इंकिशाफ किया मोजको थाने से गिरफ्तार मुलजिमान के एक ग्रुप ने। ये ग्रुप शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करके कबाड़िए को स्पेयर पार्ट्स की सूरत में फरोख्त कर रहा था। इसका डिस्पोजल क्या है मोटरसाइकिलों का कि ये आप स्पेयर पार्ट की सूरत में खोल के मोटरसाइकिलों को ये स्क्रैप की सूरत में जो है वो मुख्तलिफ बड़े शेर शाह में हो गया या मच्छर कॉलोनी में जो बड़े हैं गोदाम वगैरह,
इनका डिस्पोजल ये इस तरह करता है। 5 रुकनी गिरोह के 2 कारिंदे पुलिस के हाथ आ चुके हैं, जिनके कब्जे से असला और मुख्तलिफ इलाकों से छीनी गई 20 से जायद मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। गालिब पकड़ा है जो है कबाड़ का काम करता है, इसके कब्जे से जो वो 11 मोटरसाइकिलें तकरीबन इसने ली हैं। इसके साथ छोटा जो बच्चा है अरशद, इसने दी हैं उसको कबाड़िए को। बाकी 4 मोटरसाइकिलें जो वो शाहजेब ने जो है वो इनको दी हैं कबाड़िए को। पुलिस का कहना है कि माजी में ये ग्रुप मोटरसाइकिलें चोरी और छीन कर मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त कर दिया करता था, लेकिन अब सख्ती के बाद इस ग्रुप ने मोटरसाइकिलें स्पेयर पार्ट्स की सूरत में खोलकर फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। कैमरामैन नोमान शेख के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। अल्लाह रहम करे। ये तो मतलब आप सोचें कि किस तरीके से सबसे पहले ये कारोबार बंद करवाएं। अगर ये कारोबार यूं ही चलता रहेगा तो बाइक उठती रहेंगी। ज़ाहिर है उन्हें बाइक लेके कहीं पे जाके ठिकाने तो लगानी है। सपोज़ कि कोई बंदा मोबाइल चोरी करता है, छीनता है, और उसे ये पता हो कि मोबाइल बेचने की कोई जगह नहीं बचेगी। जैसे अब कई तरह के कवानीन बनवा दिए गए हैं कि जी मकामी होना ज़रूरी है, उसके बाद शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, ये वो सारी चीज़ें, तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से ये अड्डे जब आप बंद करवाएंगे, ये कबाड़ियों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे। वो जो ये कारोबार मार्केट में करते हैं, चले जाएं, आप शेरशाह मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे, आप अपनी एक खटारा सी बाइक ले जाएं, आपने नई बाइक बनवानी है, आप शेरशाह मार्केट में जाएं और उनसे कह जी मुझे मेरी बाइक बिल्कुल एकदम से नई नकोर करके दे दें। उनके पास तमाम तर चीज़ें मौजूद होंगी, बिल्कुल ऐसे ही जी। और आपकी गाड़ियों में हम अक्सर देखते हैं कि जी हम उससे गाड़ियों की बाहर पार्क करते हैं, कोई साइड मिरर्स उतार के ले जाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि वो नशई भी लोग होते हैं, वो उसको 500 या 10 या 1000 रुपये में बेच देते हैं, और जब हम खरीदने के लिए जाते हैं वही तो हमें 1300, 13,000, 15,000 इससे ज़्यादा की जो ना वो तो साइड मिरर्स हमें मिल रहे होते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही बात की कि जहाँ पे सारे पार्ट्स बिल्कुल नवे नकोर आ रहे होते हैं ना, उनको पकड़ें कि भाई क्या आपकी की डील हुई हुई है, कंपनी वाले आपको नए नकोर पार्ट देते हैं या आपके पास आते कहाँ से हैं, कौन देता है आपको, तो पता चलाना ज़रूरी है। तो बहरहाल अब हम क्या बात कर रहे हैं भाई? अब हम ज़रा तालीम के वाले से भी बात करने जा रहे हैं। एक छोटा सा शहर है सांगड़, जो हम जानते हैं कि एक काफ़ी छोटा शहर, और इसके पसमानदे इलाके में लड़कियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले नौजवान की आज हम बात कर रहे हैं। ये गांव है जी कायम खान जलालानी। यहाँ पे रहते हैं वसीम अली साहब, जिन्होंने अपनी औताक में लड़कियों को तालीम देने का सोचा। उन्होंने अपनी औताक को कन्वर्ट किया एक स्कूल में, और उन्होंने कहा कि जो मेरे गाँव की यहाँ पर बच्चियाँ हैं वो इधर तालीम हासिल करेंगी। घर वालों ने काफ़ी इस चीज़ की मुखालफत भी की, पर उन्होंने कहा नहीं जी, मैं आई मेक श्योर कि जो औताक है यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बच्चियाँ ही आके तालीम हासिल करेंगी। और उसके बाद हमने देखा भी कि उन्होंने वहाँ के लोगों को कन्विंस भी किया, और फिर ये छोटी बच्चियाँ, मतलब जिनको हम देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर आके तालीम हासिल करती हैं, एंड ही टीचेस देम हिमसेल्फ। क्या बात है। तो इस हवाले से हम एक रिपोर्ट पहले दिखा रहे हैं उनको। नहीं, रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन हम वसीम साहब से बात भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम आपको बताएं कि सिर्फ ये नहीं कि ख़वातीन को तालीम दे रहे हैं। वसीम अली जो हैं वो एक खस्ता हाल मीरल बख्श पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ वो तकरीबन 50 लड़कों को भी पढ़ा रहे हैं, और ये वो तमाम तालिब इल्म हैं जिनके वालिदैन उनके तालीमी अखराजात पूरे नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही इन लड़कियों की तरह जो यहाँ पर इनके औताक में जिन्होंने एक स्कूल बनाया हुआ है उसमें पढ़ने के। तो हमारे साथ मौजूद है वसीम अली। वसीम, सबसे पहले तो ये हमें बताइएगा, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, और बड़ा एहसन काम आप ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। ये आपको आइडिया कैसे आया, ख्याल कैसे आया आपके जहन में कि भाई तालीम की बहुत कमी है, गोस्ट स्कूल्स की भरमार है पूरे सूबे में, कोई किसी का गवर्नमेंट का फोकस नहीं है, तो मुझे अपनी औताक को इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे एक पहला स्टेप लेना चाहिए? ये 10th क्लास से 2015 से जब कोई एजुकेशन इनकी गर्ल्स की उनके सर्टिफिकेट इधर ही घर पड़े थे, तभी सोचा कि कुछ तालीम सबका के सबको दिया जाए। तो इस मिशन पे काम करना मैंने शुरू कर दिया, बच्चों को, बॉयज़ को, गर्ल्स को पढ़ाना शुरू कर दिया, और सारे क्लासेस को मैं पढ़ाता था, पहली क्लास से लेकर इंटर तक, ये यूनिवर्सिटी के दौरान भी, और जब मैं इंटर में था तब भी, और अब भी ये इंटर से लेकर फर्स्ट क्लास तक जो भी गर्ल्स बॉयज़ हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। और ये विलेज में तालीम बिल्कुल नहीं है, प्राइमरी स्कूल का कोई ख़ास नहीं है सिस्टम, और जूनियर क्लास एलिमेंट्री स्कूल नहीं है जहाँ पे बच्चे पढ़े। तो वहीं से एक ख्याल आया तो खुद ही कुछ करें ताकि ये आगे भी उनको तालीम मिल सके, तो इसलिए काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपका जो इलाका है यहाँ पर तो लड़के बहुत मुश्किल से तालीम हासिल करते हैं, वो उनका तालीम अफोर्ड करना इतना मुश्किल होता है, तो फिर लड़कियाँ तो फिर
दूसरी बात आ जाती है, आप लोगों ने ये जो बच्चियाँ आपके ताक में जो ज़ेर तालीम है, इनके पेरेंट्स को राज़ी कैसे किया वसीम? 2015 में 10th क्लास में था, तब मेरे अपने घर के कज़न के और पूरे विलेज की गर्ल्स के जो सर्टिफिकेट्स थे 3 साल पढ़े थे, कोई एडमिशन नहीं थी, क्योंकि जो गर्ल्स स्कूल झोल है वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो 3 साल पढ़े रहे थे। तो सबसे पहले तो मैंने अपने घर के बच्चों के सर्टिफिकेट लिए और एडमिशन के लिए निकला, फिर कज़न वाले, विलेज वाले, जो गर्ल्स के भाई थे, सब मिल के प्लान बना के सारी एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पहुँचे और वहाँ पे जो प्रिंसिपल था उससे बात की। उसके बाद ये स्लो एक आ गया था ट्रेंड पढ़ने का और रोड मैप बन गया कि सारी गर्ल्स और स्कूल पढ़े हैं, सिर्फ प्राइमरी तक नहीं बल्कि इंटर तक। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास कितनी तालिबात और तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं और क्या उनके वालिदैन मुतमईन हैं? 20 से 30 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे मेरे पास और उनमें सारे क्लासेस मौजूद हैं। शुरू में तो ये शायद डिफरेंट थाट थी उनके पास, लेकिन स्लो इम्प्रूव देख रहे हैं कि सारी गर्ल्स के लिए पढ़ना इजी हो गया है, वो अब स्कूल जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं मेरे साथ। तो ये थोड़ा टफ था शुरू में, लेकिन अब स्लो जो चेंज आ रहा है बिल्कुल एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं हम इनमें। सही, अच्छा, वाकई वो इम्प्रूवमेंट नज़र भी आ रही है। लेकिन मुझे बताएं, लड़कियां तो औताक में आके पढ़ लेती हैं, जो आप लाइब्रेरी जाके 50 लड़कों को पढ़ा रहे हैं ये और अपनी जो अखराजात हैं आप ख़ुद पूरे करें, तो ये आपके अखराजात पूरे कैसे होते हैं? 15 से 20 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं मेरे पास। अच्छा। और जो ये मैनेजमेंट है लाइब्रेरी की, वो जिस लाइब्रेरी में पढ़ाता हूँ बच्चों को, उसका नाम है मीर अल्लाह बख्श लाइब्रेरी झोल। उसको जो इंडिपेंडेंटली सिंधी अदबी संगत मैनेज करती है और वहाँ पे हमें एक बिल्कुल सिस्टम मिलता है, इजीली मैं बच्चों को इजीली पढ़ा सकता हूँ। उसके साइड में एक पार्क भी है, शाम के टाइम वहाँ भी पढ़ सकते हैं, तो अच्छा खासा इंतज़ाम है वहाँ। और जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनको उनके अंदर प्रोग्रेस आपको दिखाई दे रही है? ज़ाहिर है कि एक होता है ना कि टीचर पढ़ाता है, मेहनत करता है, तो ऐसा होता है कि उनमें से कोई आगे बढ़ रहा हो, एक्सेल कर रहा हो, कोई पोजीशन आगे चल के हासिल कर रहा हो? अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों में से कुछ पोजीशन होल्डर हैं। एक बच्चा जो गुज़रे साल एक्यू खान स्कॉलरशिप मज़हर अली नाम है उसका, और वहाँ पे सिलेक्ट हुआ था, टॉप 10 बच्चों में आया था डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में से। और उसके अलावा कुछ बच्चों ने A1 ग्रेड हासिल किया है 10th में, और बच्चे हैं जो अभी लम्स की एंट्री टेस्ट देने वाला दी थी, गणेश महाराज, वो भी A1 ग्रेड हासिल उसने की है और बच्चे बहुत इम्प्रूव करते आ रहे हैं और अच्छी पोजीशन ले रहे हैं। चलें, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है और इसका सेहरा आपके सर को जाता है। बहुत शुक्रिया जी। वसीम अली हमारे साथ मौजूद थे, एक पसमानदा इलाके में ये बच्चों को तालीम दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है, अखराजात भी इसके देखें, इसी तरीके से सिलसिला शुरू होता है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा सेटअप होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास एक आइडिया होना ज़रूरी है, और आइडिया ये है कि बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। तो अल्लाह ताला आपका हाथ मज़ीद थामे और आप मज़ीद इसी तरीके से ये तालीम का जो एक ज़ेवर है उससे लोगों को आरास्ता करते रहें। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम बात कर लेते हैं टैलेंट की। जनाब, पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे में, कोने कोने में बेहद टैलेंट पाया जाता है और हमारा काम ये है कि हम उस टैलेंट को प्रमोट करें, उसकी बात करें, उसको हाईलाइट करें, इंडोर्स करें। तो खैबर पख्तूनख्वा का हम जिक्र करें तो ये कैसे मुमकिन है कि हम वहाँ के टैलेंट की बात ना करें? अच्छा, ज़िला नौशहरा के इलाके खवशगी के आर्टिस्ट हैं पीर हामिद अली। ये उन्हीं टैलेंटेड लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मुसव्वरी के मैदान में ख़ुद को इंटरनेशनल यानी कि आलमी सतह पर मनवाया है, और उनकी पेंटिंग को इटली की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल वाटर कलर एग्जीबिशन के लिए मुंतखब किया है। बिल्कुल जी, और हामिद अली को तो ये एजाज़ हासिल है कि उनकी पेंटिंग को तीसरी मरतबा आलमी नुमाइश के लिए मुंतखब किया गया है। हामिद अली कहते हैं कि उनकी पेंटिंग को मुंतखब करने से खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत और सूबे के सयाहती मकाम को दुनिया में उजागर करने का उनको मौका भी मिला है। हामिद अली बेसिकली मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट आर्ट प्रोफेसर भी हैं और अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा अवार्ड्स भी वो अपने नाम कर चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है द ग्रेट
आर्टिस्ट हामिद अली, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हामिद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा का वक्त दिया। सबसे पहले तो यह बताइएगा कि हामिद, ये आर्ट, ये पेंटिंग जिसकी वजह से आप ना सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान का बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी जो है और यहाँ की सियाहत और सकाफ़त से भी लोगों को मुतारिफ़ करा रहे हैं जिस पेंटिंग के थ्रू, इस पेंटिंग का शौक़ आपको पैदा कैसे हुआ था? बचपन से मुझे बहुत शौक़ था पेंटिंग बनाने का। 10 साल की उम्र में मैंने पहले पेंटिंग बनाया, पहले पोर्ट्रेट बनाया था अपने वालिद साहब का, जो मुझे बहुत पसंद था अपना वालिद साहब, तो उसकी वजह से मैंने उसकी पोर्ट्रेट बनाई। फिर उसके बाद मेरे स्कूल में जितने भी फंक्शन होते थे, जितने भी कोई एक्टिविटी होती थी, तो उसकी जितनी भी या ख़ताती थी या उसकी जो ड्राइंग थी वो मैं करता था। तो उस वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ। मैट्रिक के बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर किया है फ़ाइन आर्ट्स में भी और कम्युनिकेशन डिज़ाइन, और फिर एनिमेशन में मैंने NCA से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से एनिमेशन में डिग्री ली, मास्टर ऑफ मल्टीमीडिया में। मैंने फिर सब्जेक्ट जो थी मेरी स्पेशलाइजेशन जो थी वो एनिमेशन थी। उसमें मैंने यूसुफ खान शेरबानो की एक फोकल स्टोरी थी, उस पर एक एनिमेशन फ़िल्म प्रोमो बनाया था। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि मौजू क्या रखते हैं आप अपनी पेंटिंग्स का, या फिर कोई भी मखसूस मौजू जो आप रखते हैं उसकी वजह क्या होती है बेसिकली? मैं ज़्यादातर मुझे शौक़ होता है कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूँ, अपने कल्चर पे कोई चीज़ें बनाऊँ, इस तरह चीज़ें बनाऊँ कि वो दुनिया की और ममालिक भी देख सके और लोग भी देख सके कि इस तरह की कल्चर भी मौजूद है। क्योंकि हर बंदा अपने कल्चर की वजह से पहचाना जाता है। अगर हम देखें पड़ोसी मुल्क जिस तरह चाइना है, तो जितने भी फिल्में बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, तो अपनी कल्चर और अपनी उस पे जाता है। जो भी फिल्म बनाता है तो अपना मार्शल आर्ट उसका में होता है और उसकी जो अपनी लिबास होती है वो अपनी प्रमोट करते हैं। तो हमें भी इस तरह चाहिए कि हम भी इस तरह कोई अपना कल्चर चीज़ें जो है वो, ताकि दुनिया को आपकी सकाफत वाले से पता चल सके। अच्छा हामिद, ये बताइएगा, ये जो आपकी पेंटिंग्स हैं ये इटली की ऑर्गेनाइजेशन की नज़रों में कैसे आई? इससे पहले जो 2017 में मेरी पेंटिंग हुई थी तो वो भी कल्चर के हिसाब से थी। जिस तरह ये गन्ने का जो वो कमरा होता है उसमें जो गन्ने से गुड़ निकलता है, तो वो उसकी पेंटिंग बनाई थी। इसी तरह फिर 2 सेकले बनाई थी मैंने, 2 सेकले वो भी वाटर कलर में बनाई थी। और असल में ये IOWS इंटरनेशनल वाटर कलर्स का एक सोसाइटी है, तो उस हिसाब से हम उसकी ग्रुप में हैं। तो उसमें कल्चर की चीज़ें मैंने बनाई थी। तो मैंने फिर 2 सेकले बनाई थी जो दुकान के सामने खड़ी है। उसके बाद मैंने अभी खेतों में जो झोंपड़ी होती है, हमारे कल्चर की जो झोंपड़ी होती है जो हम खेतों में बनाते हैं, तो वो बनाई थी। तो इसके लिए वो लोग हमें बताते हैं कि आप अपने अप्लाई करें। तो पहले अकाउंट बनाया, ऑनलाइन अकाउंट बना किया। फिर उसके बाद मैंने अपना पेंटिंग अपलोड किया, उन लोगों को पसंद आया। फिर उन लोगों ने बताया कि आपका पेंटिंग सेलेक्ट हो गया। तो अभी एग्जीबिशन उसकी हो रही है, तकरीबन 3-4 महीने जो है उधर पड़ी होगी इटली में और एग्जिबिट होगी। ज़बरदस्त। चलिए जी, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन हामिद अली साहब। और यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।